गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं सुबह पाकिस्तान। मैं हूं सलमा कौसर और मैं हूं हाफिज नजमो साकिब। उम्मीद करता हूं आप लोग खैरियत से होंगे, जहां पर भी होंगे खुशबाश होंगे, क्योंकि इस वक्त ज़रूरत है कि हम लोग कुरान करीम से इस्तिफ़ादा हासिल करें। और कुरान करीम की तरफ जब हम लोग नज़र डालते हैं तो हमें मिलता है कि कुरान करीम में इरशाद बारी ताला है, रब्बिन सुन्नी अलल कौमिल मुफसिदीन, जिसका ये मफहूम है, ए मेरे रब, फसाद करने वालों के मुकाबले में मेरी मदद फरमा। और दूसरी जगह पे हमें यह मिलता है कि व इज़ा क़ील लहुम ला तुफ़सिदू फ़िल अर्दि क़ालू इन्नमा नहनु मुस्लिहून, जिसका ये मफहूम है, और जब उनसे कहा जाता है कि ज़मीन में फसाद ना करो तो कहते हैं कि हम तो इस्लाह करने वाले हैं। तो ख़वातीन और हज़रात, फ़ैसला आप लोगों ने खुद करना है कि इस्लाह करने वाले, फसाद करने वाले, और आप लोग किन की सफ़ों में शुमार हैं। बिल्कुल नजम, आपने बहुत खूबसूरत आयात से आज प्रोग्राम का आगाज़ किया। इसमें बहुत से लोगों के लिए मैसेज भी है जो हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, क्योंकि आपने अपने मुल्क से मोहब्बत करनी है, अपने मुल्क से वफादारी का सबूत देना है, और इस मुल्क की एक एक चीज़ उस पर हमारा हक इस तरह से है कि हम उसकी हिफाजत करें, ना कि उसको नुकसान पहुंचाएं। चाहे वो हमारी हो, हमारे पड़ोसी की प्रॉपर्टी हो, या गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की प्रॉपर्टी हो, तो खुदारा अमलाक को नुकसान ना पहुंचाएं, और जो कर रहा हो उसको आइडेंटिफाई करें। उसके लिए कानून मौजूद है। हम प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं और कोशिश करते हैं कि कुछ अच्छी प्यारी खबरें आपके साथ शेयर करें, ताकि आपका जितना भी स्ट्रेस है वो ख़त्म हो जाए, मूड अच्छा हो जाए, दिन अच्छा गुजरे, ये भी दुआ है साथ ही साथ। तो सबसे पहले आपको जापान की सैर कराते हैं, जहाँ पे मुसाफिरों के लिए एक ज़बरदस्त किस्म की बुलेट ट्रेन का मंसूबा है। अनोखी खबर इसलिए भी है कि ये जो बुलेट ट्रेन होगी ये गोली की रफ्तार से चलेगी, लेकिन ज़मीन पे नहीं है, आपको सैर कराएगी जनाब खला में ले जाने के लिए। अगर आप इरादा रखते हैं, बुकिंग करा ली है, या इन फ्यूचर कोई प्लान है, या आपने इवन खला में या चांद पे आपने प्लॉट बुक करवा लिया है, तो बड़ी ज़बरदस्त खबर है ये आपकी। एक सैयारे से दूसरे सैयारे तक भी आप इस बुलेट ट्रेन से जा सकते हैं, और ये एक आला दर्जे के जो है सैयारे हैं उनके दरमियान नकलो अमल के निज़ाम से गुजरेगी, जिसे बड़ा मुश्किल से इसका नाम है, जो भी इसको कहते हैं। और इसमें जब आप सफ़र करेंगे तो जाहिर है कि वो एक डिफरेंट एक्सपीरियंस होगा। जहाज़ों पे तो आप जाते ही हैं, रॉकेट्स में जाते हैं, उसके लिए भी खास लोग होते हैं, लेकिन ट्रेन का मतलब ये है कि इसकी कैपेसिटी भी ज़्यादा होगी। बिल्कुल, और मैं इस वजह से हैरान हूँ कि कैसे आप खला तक का सफ़र कैसे मुमकिन बनाएंगे एक बुलेट ट्रेन के ज़रिए। कोई ऐसी खबर होती कि रॉकेट के ज़रिए जाना मुमकिन है तो समझ में भी आता है, लेकिन एक बुलेट ट्रेन कैसे, जब आप ज़मीन से आपका राब्ता ही नहीं है, तो वो क्या हवा में ट्रेन की पटरी बनाई जाएगी? देखिए अभी ये प्लान है, अब ये प्लान जब एग्जीक्यूशन की तरफ जाएगा तो फिर पता चलेगा। ज़मीन पे जो प्लान होते हैं ना, उसके डिफरेंट फेजेस होते हैं, PC1 बनता है, 2 बनता है, 3 बनता है। अब एक चीज़ खला में है, अब उसके लिए पता नहीं क्या तरीक़ाकार होगा। जो भी होगा तरीक़ाकार, अगर ऐसी हो जाती है तो ये बहुत एक रेवोल्यूशनरी स्टेप होगा। आगे बढ़ते हैं और जिक्र करते हैं कि फेसबुक और व्हाट्सएप के बानी जो है मार्क जुकरबर्ग, उन्होंने सिलिकॉन हाई वैली वहाँ पर कंपटीशन जीता है, और कंपटीशन जीते हुए जियो जित्सु टूर्नामेंट में 2 तमगे उन्होंने अपने नाम किए हैं। 38 साल मार्क जुकरबर्ग, आप लोग इस वक्त टीवी स्क्रीन पर भी अपने देख रहे हैं, उन्होंने कैलिफोर्निया के वुडसाइड में BJJ टूर्नामेंट में हिस्सा लिया था, और जुकरबर्ग ने नोगी मास्टर 1 व्हाइट बेल्ट फेदरवेट और दूसरी तरफ डिवीजन में गोल्ड मेडल, और मास्टरमाइंड तकरीबन 2 व्हाइट बेल्ट फेदरवेट डिविजनल में चांदी का तमगा जीता है। क्या बात है, जबरदस्त। और ये तो फाइटिंग का शौक भी रखते हैं। क्या और बात ये है? जो फाइट वाले लोग होते हैं नजम ना, ये अपनी डाइट का बड़ा ख्याल रखते हैं। और मैं ये सोच रही थी कि पता नहीं फिश क्यों इतनी ज़्यादा खाते हैं। वैसे तो दुनिया भर में यही ट्रेंड होता है। हमारे पास जब हमारे रेसलर्स आते हैं, या कोई किसी भी स्पोर्ट्स से उनका ताल्लुक, वो लोग आते हैं, तो पता चलता है कि ये लोग हमें ना हम उनसे पूछते हैं कि आप लोग क्या खाते हैं, तो हमें पता चलता है कि ये प्रोटीन ज़्यादा लेते हैं, और उसमें भी खास तौर पर फिश बड़ी पसंद की जाती है। सर्दियों में तो स्पेशली हर कोई खाता है, लेकिन जो स्पोर्ट्समैन होते हैं उनकी तकरीबन डेली रूटीन का वो हिस्सा होती है। और ट्राउट फिश की जब हम बात करते हैं तो हमारा बहुत खूबसूरत इलाका गिलगित बल्तिस्तान, जो कुदरती हुस्न से माला माल है, वहाँ पे ट्राउट फिश जो है वो बड़ी पसंद भी की जाती है, पाई भी जाती है। अब उसको बनाने का, खाने का, वो तो अपना एक तरीका होता है, लेकिन इसके लिए जो मुख्तलिफ मंसूबे हैं उन पे काम हो रहा है। ज़ाहिर उसकी अफजाइश भी ज़रूरी है ना, ताकि उसके कंजम्पशन की वजह से वो नस्ल ख़त्म ना होने लग जाए, उसकी कमी ना हो जाए। तो उसके लिए हमारे पास एक रिपोर्ट है गांजे से, मोहम्मद अली आलम की रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। गिलगित बल्तिस्तान के नदी नालों, दरियाओं और कुदरती झीलों में पाए जाने वाले ट्राउट मछली की नस्ल बचाने और अफजाइश को बढ़ाने के लिए महकमा फिशरीज गिलगित बल्तिस्तान ने जिला गांचे के सुगा के मुकाम पर फिश फार्म बनाए हैं, जहां से हर साल सब्सिडाइज कीमत पर प्राइवेट फिश फार्मर्स को ट्राउट मछली के बच्चे तकसीम किए जाते हैं। अल्लाह के फजल व करम से इस साल हमने कम अरसे में पूरे जीबी के अंदर हमने सीट को प्रोवाइड किया। इस साल हमारी इंशाल्लाह तवक्को है कि हम पूरे जीबी के अंदर एक नुमाया हम जो है ना
पोजीशन ले लेंगे। रवां साल सुगा फिश फार्म से ट्राउट मछली की अफजाइश नस्ल के जरिए पैदावार में तकरीबन 11 लाख ट्राउट मछली का इजाफा किया गया, जिसमें से 4 लाख बच्चे नदी नालों में डाले गए। 2 लाख बच्चे प्राइवेट फिश फार्म्स को फरोख्त किए गए। रवां साल महकमा माही परवरी गांचे ने अब तक 20 लाख रुपए का रेवेन्यू जमा किया है। एक खूबसूरत फ्रेश वाटर, इस टाइम हमने सारा पानी देखा जो बिल्कुल ब्लू पानी है। फिर स्पेशल उसमें हम सीलिंग के साथ सुगा लेक पे आए हैं और इधर हमने ट्राउट फिश के फार्म्स देखे हैं। खूबसूरत सियाहती मकामात की सैर के लिए आने वाले सयाह ट्राउट मछली शौक से खाते हैं और गिलगित बल्तिस्तान में प्राइवेट फिश फार्मिंग से सैकड़ों अफराद का रोजगार भी वाबस्ता है। वाह क्या बात है गिलगित बल्तिस्तान की। और गिलगित बल्तिस्तान के अलावा इस वक्त नीलम वैली में आज़ाद कश्मीर में भी ट्राउट फिश का बहुत बढ़ चढ़ कर काम चल रहा है। उसकी अफजाइश के लिए ट्राउट फार्म्स भी वहाँ पर मौजूद हैं। तो अगर आप लोग विजिट करते हैं नॉर्दर्न एरियाज़ में, सवात वाली साइड पे आप लोगों को ट्राउट फिश मिल सकती है अच्छी सस्ती, और गिलगित बल्तिस्तान में मिल सकती है। इसके अलावा आज़ाद कश्मीर और नीलम वैली में भी ये मैसर होगी। लियोनेल मेसी का जब हम लोग जिक्र करते हैं तो फुटबॉल की दुनिया का एक बड़ा नाम, और खासतौर पर फीफा वर्ल्ड कप के बाद तो उनके चर्चा और ज़्यादा हो रहा है। एक तरफ रोनाल्डो और एक तरफ मेसी, कोई ना कोई कुछ भी फुटबॉल से रिलेटेड उसको अगर इंफॉर्मेशन होगी तो वो ये होगी कि लियोनेल मेसी और रोनाल्डो ये 2 प्लेयर्स हैं। तो मेसी के हवाले से ये खबर है कि उन्होंने 2023 के लॉरेंस वर्ल्ड स्पोर्ट्स के अवार्ड्स में स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर का टाइटल अपने नाम किया है। और मेसी ने अपनी अहलिया के हमरा इस तकरीब में शिरकत की थी। इस कैटेगरी में फार्मूला 1 के ड्राइवर्स भी मौजूद थे और टेनिस स्टार राफेल नडाल भी मौजूद थे, और NBA कैटेगरी के स्टीफन करी और रिकॉर्ड तोलपोल्ड तकरीबन वॉल्टर मोंडो प्लांट्स को भी नामजद किया गया था। लेकिन ये सब नामजदगी में थे, नॉमिनेशंस में थे, लेकिन फाइनली ये अवार्ड रहा लियोनेल मेसी के नाम। जबरदस्त। रोनाल्डो और मेसी ने वैसे फुटबॉल की दुनिया में किसी और को वो नाम बनाने नहीं दिया जो इन 2 लोगों ने बना लिया। हाँ, इनसे पहले नाम थे, लेकिन इनके बाद जो है वो एक बेहतरीन कंपटीशन सेट कर दिया। मतलब होता है ना कि आप एक वाटरमार्क सेट कर देते हैं, उससे आगे किसी को बढ़ने नहीं देते। जब तक आप रहते हैं यू आर द बेस्ट, एंड ये 2 लोग ऐसे हैं कि जो बेस्ट पोजीशंस पे हैं अभी तक। और क्योंकि हम स्पोर्ट्स की कुछ बातें करें लेकिन साइंस एंड टेक्नोलॉजी का जिक्र ना करें तो ये बड़ी ज़्यादती होगी। साइंस एंड टेक्नोलॉजी में हम डिफरेंट चीज़ें आपके साथ शेयर करते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करते हैं, और अक्सर हम ये कहते हैं कि बहुत सी चीज़ें इंसानों को रिप्लेस कर रही हैं। लेकिन अभी मैं जिस चीज़ का जिक्र कर रही हूँ ये इंसानों की मुआवन साबित हो सकती है, लेकिन इसने रिप्लेस नहीं किया। आपको पता है कि टेक्नोलॉजी की मदद से आप सोचें कि एक छोटी सी चीज़ हो, आप उसको कितना जूम कर सकते हैं। आपके सामने अगर रेत रख दी जाए, आप उसके एक एक जर्रे को अगर स्टडी करना चाहें, नहीं कर सकते, ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है। उसके लिए आप टेक्नोलॉजी का सहारा लेते हैं। और ये जो पिक्चर आप देख रहे हैं ये किसी बड़ी चीज़ की नहीं है, रेत के एक जर्रे की जूम्ड इन पिक्चर है ये जो आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं। यस, और डॉक्टर ग्रीनबर्ग की ये जो तस्वीर है ये रेत के अंदर छुपे हुए जो अजायबात हैं उनसे पर्दा उठाती हैं। बड़ी यूनिक तस्वीरें जो पहली मरतबा मंजर आम पे आई हैं, और जो इनका एक्चुअल साइज है उससे 300 टाइम्स बड़ी ये पिक्चर्स हैं। और इन पे ज़ाहिर स्टडी भी किया जा रहा है, इनके रंग और इनकी जो बनावट है, और इसको किस तरह से जूम्ड इन पिक्चर्स लेना एक मुश्किल काम है, क्योंकि इससे पहले ऐसा काम नहीं हुआ रेत के ज़रात पे। अच्छा, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग खबर थी, और मेरे पास भी एक टेक्नोलॉजी से रिलेटेड खबर है, और वो एविएशन की दुनिया से है, जहां पर कैलिफोर्निया में कायम एक स्टार्टअप पीका ने पहली बार दुनिया में इलेक्ट्रिक कार्गो प्लेन तैयार किया। ये सबसे बड़ा इलेक्ट्रिक कार्गो प्लेन कहा जा रहा है, और तकरीबन कम से कम 400 पाउंड का ये वजन उठाए हुए 200 मील तक ले जाने की सलाहियत रखता है, जो दूर दराज के इलाकों में तेज़ तरीन रफ्तार, साफ तरसील और बाकी भी इसी तरीके की सफरी सहूलियात का बायस बनेगा। ये दुनिया में सबसे बड़ा कार्गो प्लान है, और शिपर्स ट्रकों के ज़रिए सामान भेजने का इंतखाब किया जाता है, लेकिन अब इसको वे ऑफ ट्रांसपोर्टेशन बनाया जा सकता है, और इलेक्ट्रिक है तो अगेन आपकी फ्यूल कंजम्पशन वो भी कम से कम है। अच्छा, कुछ एफर्ट्स न जब हम करते हैं, आप कुछ देर पहले स्पोर्ट्स का जिक्र कर रहे थे तो मेरे जहन में ये आ रहा था कि स्पोर्ट्स के लिए हम कोशिश करते हैं। पाकिस्तान में जब स्पोर्ट्स की बात होती है, वैसे तो इंटरनेशनल क्रिकेट को हमने बड़ा फ़रोग़ दिया, लेकिन साथ ही साथ बाकी जितने खेल हैं उनको भी हमने बड़ा सपोर्ट भी किया है, इनकरेज भी किया है। बहुत सी चीज़ों में अपने खिलाड़ियों को हमने फुली फैसिलिटेट किया है, और 19 साल के तवील इंतज़ार के बाद कोयटा, जहाँ पे पहले स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ उस तरह से नहीं थी, वहाँ पे अब जो है वो नेशनल गेम्स का इनेकाद होने जा रहा है, और 12 मई से ये शुरू हो रही है। एक आध दिन रह गए। नेशनल गेम्स की मशल जो है वो 14 तारीख को कोयटा पहुँचेगी। रिपोर्ट है हमारे पास, अभी इस्लामाबाद है, कोयटा पहुँचेगी 14 तारीख को। रिपोर्ट देखिए।
नेशनल गेम्स कोयटा में 12 मई से शुरू हो रहे हैं। मुकाबले 30 मई तक जारी रहेंगे। 34वें नेशनल गेम्स में 6000 एथलीट समेत 7000 ऑफिशियल्स कोयटा पहुंच रहे हैं। नेशनल गेम्स वेन्यूज की तैयारी के लिए 10 और इवेंट के लिए 400 मिलियन रुपए बलूचिस्तान गवर्नमेंट फराहम कर रहा है। एक्सपीरियंस भी है और इंशाअल्लाह ताला यहाँ से जो आएंगे हम उससे जो है नाउमीद नहीं लौटाएंगे, बल्कि वो हमारी मेहमान नवाजी और हमसे खुश होकर जाएंगे। मार्शल आर्ट्स, बॉक्सिंग, फुटबॉल और वेट लिफ्टिंग समेत दीगर मुकाबले कोयटा के 12 वेन्यूज पर होंगे। फुटसॉल, थ्रोबॉल, कैनोइंग और विमेन क्रिकेट के एग्जीबिशन मैचेस भी इवेंट का हिस्सा हैं। कोयटा में स्विमिंग, राइफल शूटिंग और रोइंग के स्टैंडर्ड एरिनाज न होने की वजह से ये मुकाबले लाहौर, जेहलम और इस्लामाबाद में करवाए जाएंगे। बिल्कुल। और अगर आप लोग इसमें पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो तमाम तर तफसीलात आपको स्पोर्ट्स की वेबसाइट पे मिल जाएंगी, पीटीवी की वेबसाइट पे भी आपको इसकी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। इवन काफ़ी स्कूल, कॉलेजेस ये तो शामिल हो ही रहे हैं और हर कैटेगरी के बच्चे यहाँ पर हिस्सा ले सकते हैं और हर स्पोर्ट्स भी हो रही हैं। नेशनल गेम्स को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा देना चाहिए। इवन आपके शहर अगर कोयटा में ये हो रही हैं एक्टिविटीज़ तो आपको जाना चाहिए और इसको एंजॉय करना चाहिए। हम लोगों ने कुछ अर्से पहले एक खबर डिस्कस की थी कि अंटार्कटिका से एक बहुत बड़ा ग्लेशियर का टुकड़ा पिघलता जा रहा है और ये बहुत तबाही का सबब भी बनेगा और दूसरी तरफ सतह समंदर में इजाफा भी होगा। लेकिन अगर दूसरी तरफ मैं आपकी तवज्जो दिलाऊं तो ग्रीनलैंड के मगरबी जो इलाका है वहां पर कहा जा रहा है कि ग्लेशियर की समुद्री लहरों से सतह समंदर में इजाफा किया जा रहा है और 2016 से 2022 के दरमियान गर्म समुद्री हवाओं ने ग्राउंड लिंक और लाइन के साथ ग्लेशियर के नीचे एक 670 फीट तक लंबा सुराख पिघला दिया है। इतना बड़ा कि आज़ादी के दो मुजस्मों को उसके अंदर एक दूसरे के ऊपर खड़ा किया जा सकता है। और ये जबरदस्त, आपने बड़ी अच्छी खबर शेयर की है नजम। और मेरे पास जो भी न्यूज़ है ना, वो हम पुरानी चीज़ों की जब बात करते हैं तो ऐसा नहीं होता कि पुरानी चीज़ें हमें मिले और उनको हम संभाल के रखते हैं, उनको नीलाम भी किया जाता है, नीलामी भी होती है। तो अभी जिस चीज़ की नीलामी की मैं बात करने लगी हूँ ये है पैटेक फिलिप घड़ी, जो कि चीन के किंग खानदान के आखिरी शहनशाह की मलकियत है। आप सोचे शहनशाहों का जिक्र करके वैसी एक लग्जरियस सी फीलिंग आती है। और ये घड़ी देखें, इसके लेदर स्ट्रैप्स हैं, आई गेस ये ओरिजिनल स्ट्रैप होंगे, लेकिन ये इसको संभाल के रखा गया था। तो ये अभी तक इसी हालत में साइबेरिया में सोवियत यूनियन के असीर रहने के दौरान 5 साल तक उन्होंने ये पहन के रखी और इस साल के आखिर में नीलामी के लिए इसको पेश किया जा रहा है। और माजी में इसी तरह की फरोख्त की बुनियाद पर ये घड़ी $1 मिलियन दे सकती है, क्योंकि ये ज़ाहिर है सिर्फ एक दफ़ा उन्होंने पहनी है, मैंने ये सुना था। उन्होंने आखिरी दिनों में पहन के रखी है, मैंने तो ये सुना था। अच्छा, चलें जितना अरसा भी पहनी है, लेकिन नीलामी होगी तो अच्छा खासा। नजम, क्या हमारी ये घड़ियां भी नीलाम हो सकती हैं कि नहीं? ऐसे मैं सोच रही थी। वेल, पता नहीं हो सकती। If somebody wants to know कि सुबह पाकिस्तान के एंकर्स कैसी घड़ियां पहनते हैं, नजम और सलमा की घड़ियां नीलामी के लिए पेश की जाएगी। और दोनों एक ही कंपनी से ताल्लुक रखती है, कंपनी हम लोग नहीं बताते। आगे बढ़ते हैं और जिक्र करते हैं रहीम यार खान का। और ये बहुत अच्छी खबर है, पॉजिटिव खबर है। ऐसी खबरों को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना चाहिए। और हमारी बाहिम्मत खातून पुलिस ऑफिसर्स जो हैं उनकी जितनी भी हौसला अफजाई हो वो कम है, क्योंकि ये ऐसे वॉक ऑफ लाइफ है जहाँ पर हमें ख़वातीन बहुत कम देखने को मिलती हैं और मिलती भी हैं तो सिर्फ और सिर्फ डेस्क जॉब के लिए। लेकिन ऑन द ग्राउंड आप फील्ड के अंदर उतर के मुकाबला जब करते हैं और वो भी कच्चे के इलाके में जहाँ पर ऑपरेशन चलता ही रहता है साल भर, और वहाँ पर एक खातून वाहिद पुलिस ऑफिसर का उतर कर मुकाबला करना और बाकी मजीद तफसीलात मुश्किल जगहों में से एक जगह कच्चे का इलाका, और उन्हीं ऑफिसर से मिलवा रहे हैं हमें इशफाक अहमद। जनूबी पंजाब के कच्चा में असले से लेस डाकुओं का मुकाबला करने वाली वाहद खातून पुलिस अफसर ASP दानिया राना, जिसके कैरियर की दूसरी पोस्टिंग रहीम यार खान में हुई, तो उन्होंने हिम्मत हारने की बजाय डाकुओं का मुकाबला करने की ठानी। मैं हमेशा से चैलेंजेस और मुझे हमेशा से था शौक कि मैं फील्ड पोस्टिंग करूं, और हमें वैसे भी ट्रेन ऐसे किया जाता है, लीड हमारी ट्रेनिंग होती है और हमारे और बॉयज़ की ट्रेनिंग में कोई डिफरेंशिएशन नहीं होता। कच्चा में ड्यूटी देने वाली वाहद खातून पुलिस अफसर और डाकुओं के दरमियान शदीद फायरिंग का तबादला भी हुआ और वो डाकुओं के कई सहूलतकारों को गिरफ्तार करने में कामयाब भी रही। ASP दानिया राना कच्चा के इलाके से नकल मकानी करके आने वाली खवातीन की एहसन तरीके से इस्लाह भी कर रही हैं। ख़वातीन का ना सिर्फ ऑपरेशन में हिस्सा लेना बल्कि लोगों की इस्लाह भी करना, ख़वातीन जो वहाँ पे मौजूद है, जो उनको मिलती है ज़ाहिर है ऑपरेशन वाले इलाके में जाके उनको गाइड भी करना क्या सही है क्या गलत, और फिर उनकी मुश्किलात को भी दूर करना। ये हर खातून के अंदर ये करेज हमें चाहिए। पाकिस्तान में रहते हुए हर एक के लिए हम चाहते हैं कि इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ हों, सबके अंदर करेज भी हो, सारी चीज़ें हों। अच्छा, अब मैं आपको बताती हूँ जनाब ज़बरदस्ती एक बात कि अफ़गानिस्तान में एक ऐसा फ़ौजी जिसने अपनी दोनों टांगें खो दी थी
उसने क्या किया, वो बरतानवी फौजी था। हाँ। इस हादसे के बाद उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने चोटियों को सर करने का जब प्लान करते हैं, जिनको पैमाओं की हम बात करते हैं, वो फिजिकली फिट होते हैं, लेकिन ऐसे इलाके में जाना जहाँ पे बर्फ़ भी हो, बर्फ़ के पहाड़ हो, टांगे भी ना हो, तब माउंट एवरेस्ट जो है वो उसको सर करने की कोशिश शुरू कर दी है इस बरतानवी फ़ौजी ने। और तजुर्बा तो उनको पहले से था कोपेमाई का। बस इस सारे प्रोसेस में ये हुआ कि जंग के दौरान टांगे चली गई, लेकिन हिम्मत वहीं रही, हौसला जवान रहा और सफ़र का आगाज़ इन्होंने किया गालिबन मसनूई टांगों के साथ। आई होप कि ये सक्सेसफुल हों, तो हम उनकी सक्सेस की खबर भी ज़रूर शेयर करेंगे। डेफिनेटली। और माउंट एवरेस्ट की तरफ वो गए हैं, आई एम श्योर कि पाकिस्तानी हुकूमत भी रब्ता करेगी और हमारा भी ये हम चाहते हैं कि माउंट एवरेस्ट का उनका मिशन कामयाब हो तो वो यहाँ पर आएँ और K2 के लिए उन्हें फैसिलिटेट किया जाए। ऐसे लोगों की हिम्मत और हौसला अफजाई करना बहुत ज़रूरी है। एक ब्रेक शामिल करेंगे, जब ब्रेक से वापस आएंगे बहुत अहम टॉपिक जिस पे हम लोग पहले भी प्रोग्राम्स कर चुके हैं, हज 2023 और उसके मनासिक हज, क्या चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए और क्या चीज़ें तर्क करनी चाहिए, यहाँ से लेकर आप लोगों का वहाँ तक का सफ़र और फिर उसके बाद वहाँ पर 5 दिन का हज और उसमें हज के उमूर जो हैं उनको कैसे सर अंजाम देने, इसके ऊपर बात करेंगे। लेकिन एक ब्रेक, सुबह पाकिस्तान के साथ रहें। यार आज हमने एक हेरोइन एडिक्ट पकड़ा था, उसकी बीवी आई थी उसे छुड़ाने। शी वाज वेरी पुअर है। Oh, so you like her? Is she pretty? Need to put a lid on it. Just joking. तू भिजवा देना उसे क्लिनिक में, कुछ करता हूँ। क्या लेजेंड मौजूद हैं। मैं तेरे संग कैसे चलूं सजना। BTV के पास खजाना है, वो किसी के पास नहीं। मैंने कहा कि उसको हम एक डिजिटल स्पेस में, OTT प्लेटफॉर्म में लेकर जाएं। एक बार मुस्कुरा दो, कल जब देखा मैंने चांद, ये चांद है छुने का चेहरा तेरा। BTV फ्लिक्स सब्सक्राइब कीजिए और एंजॉय कीजिए एक बेशुमार खजाना एंटरटेनमेंट का। वेलकम बैक नाजरीन। हज 2023 की बात करेंगे। बहुत से लोगों ने तैयारियां अपनी जो है वो शुरू कर दी हैं अभी से, जो हज पे जाना चाहते हैं, जो ख्वाहिशमंद थे, जिन्होंने इरादा भी किया था और जिनकी एप्लीकेशंस भी अप्रूव हो गई थी, वो लोग तैयारियों में हैं। लेकिन कुछ मिसकंसेप्शंस पाई जाती हैं जिनको दूर करना ज़रूरी है। बहुत से लोग ये कह रहे थे कि हज पे जो जाने वाले लोग थे, पैसे ज़्यादा होने की वजह से, अमाउंट ज़्यादा होने की वजह से, वोटेबिलिटी के इशू की वजह से कोटा बच गया। तो क्या अभी भी बुकिंग कराई जा सकती है? लोग इस कश्मकश में थे कि क्या सीट्स बच गई हैं, क्या अभी पॉसिबल है या नहीं। तो कोशिश करेंगे कि इसके बारे में थोड़ी सी क्लैरिटी ले लें। और फिर दूसरा ये कि जब जाने के लिए जो आप तैयारी करते हैं, तैयारी के दौरान भी मुश्किलात होती हैं, सफ़र के दौरान भी, और वहाँ पहुँच के भी कुछ ना कुछ आपको मुश्किलात फेस करनी पड़ती है। ज़ाहिर आप पहली दफ़ा जा रहे होते हैं, कुछ लोगों को तजुर्बा नहीं होता, किस प्रॉब्लम के लिए कहाँ पे कांटेक्ट करना है, कहाँ से आपका मसला हल होगा, ये बहुत से लोगों को नहीं पता होता। तो इसमें जो चीज़ें, जो पहलू रह गए थे, उन तशना पहलुओं का भी कोशिश करेंगे कि जायज़ा लें। बिल्कुल। और इसी पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन कर रहे हैं तर्जुमान वफाकुल मदारिस मौलाना अब्दुल कुद्दूस मोहम्मदी साहब, और उनके साथ तशरीफ़ फरमाएँ तर्जुमान वज़ारत मज़हबी उमूर जनाब उमर भट्ट साहब। अस्सलाम वालेकुम हज़रात, बहुत शुक्रिया आप लोगों का वक्त निकालने के लिए। खैरियत से आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। मौलाना साहब, ये फरमाइएगा, हज 5वां और अहम रुकन है, इसके बारे में इस्लाम में अगर मैं पूछूं कि आपका हज की अदायगी से रिलेटेड एक फ़र्ज़ तो रखा गया, लेकिन उसके साथ साथ अगर ये अफोर्डेबिलिटी की बात की जाए तो अफोर्डेबिलिटी के लिहाज से किन लोगों पर फ़र्ज़ किया गया है, जिन पे लाजिम है? फ़र्ज़ तो तमाम मुसलमानों पे, लेकिन लाजिम किन पर करार दिया गया? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज एक ऐसी इबादत है कि जो इस्लाम के बुनियादी 5 अरकान में से है जी, और इसके लिए ये ज़रूरी है कि आदमी के पास माली तौर पर वसअत और गुंजाइश मौजूद हो।
हज के लिए जाने का ख़र्च, वहाँ की ज़रूरियात और पीछे जो फैमिली है उसकी ज़रूरियात का पूरा करना, ये भी ज़रूरी है। इसके लिए इस बात का एहतमाम करने की ज़रूरत है कि जैसे हम अपने बाकी सारे मामलात करते हैं, हमारी तरजीह होती है, हमारी ज़रूरत होती है, हम उसका बंदोबस्त करते हैं, उसके लिए प्लानिंग करते हैं। फ़र्ज़ करें कि अपनी शादी है, बच्चों की शादी है, खाने पीने की ज़रूरियात हैं, बिलों की अदायगी है, बच्चों की तालीम है, जो जो एक इंसानी ज़िंदगी के साथ ज़रूरियात जुड़ी हुई हैं, आदमी उनको पेश नज़र रख कर उसका इंतज़ाम करता है। उससे कहीं ज़्यादा ज़रूरी चीज़ वो हज है, उससे कहीं ज़्यादा ज़रूरी चीज़ ज़कात की अदायगी है। हमारे यहाँ बाज़ लोग ये करते हैं कि हज की फ़र्जियत को पेश नज़र ही नहीं रखते, या इसको ये काम ही नहीं समझते, इसको अपनी ज़िम्मेदारियों का हिस्सा ही नहीं समझते और डिले करते रहते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग जब बूढ़े हो जाते हैं और ताकत कुव्वत नहीं रहती, सेहत नहीं रहती, आज़ाव जवारे साथ नहीं देते, उस वक्त औलाद कहती है कि जी अब आप हज के लिए जाएँ। तो बहुत अच्छी बात है, अल्लाह ताला कबूल फरमाए। ज़िंदगी के किसी मरहले पर जाकर भी ये नेमत नसीब आ जाए तो बहुत बड़ी बात है। लेकिन एक मुसलमान को शऊरी तौर पर यह बात तय कर लेनी चाहिए कि मेरे दीन के बुनियादी अरकान में से ये है और मुझे ये करना है। अल्लाह ताला के फजल करम से अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला गुंजाइश और वसअत देते हैं। और अल्लाह रब इज़्ज़त का अपने बंदे के साथ ये मामला है कि बंदा जो चीज़ मांगता है और जिस चीज़ की अपने रब से उम्मीद रखता है, अल्लाह ताला अपनी रहमत से उसकी उम्मीद को पूरा करते हैं। बेशुमार लोग आप जानते होंगे ऐसे कि बज़ाहिर उनके हालात नहीं, वसाइल नहीं, कोई शक्ल नहीं, लेकिन जब उन्होंने अपने अल्लाह से मांगा तो अल्लाह ताला ने अपनी रहमत से उनके जाने का इंतज़ाम कर दिया। तो आप जब संजीदा हो जाते हैं, और ये सिर्फ हज का मामला नहीं है, मैं ये समझता हूँ कि हर मामले में फ़र्ज़ करें कि एक आदमी ये तय कर लेता है कि मैंने मकान बनाना है, एक आदमी ये तय कर लेता है कि मैंने अपने बच्चे बच्ची की शादी करवानी है, तो जब वो ये फैसला करेगा उस वक्त उसे बहुत बड़ा पहाड़ नज़र आएगा, ये एक मुश्किल चीज़ नज़र आएगी। लेकिन जब उसे तय कर लिया, उसकी फ़िक्र कर ली, कोशिश कर ली, हमारे यहाँ लोग कमेटियाँ डालते हैं, कोई किसी से ले दे करते हैं, एडजस्टमेंट करते हैं, कुछ ना कुछ करके अल्लाह रब इज़्ज़त के फजल करम से अल्हम्दुलिल्लाह वो एक ज़िम्मेदारी वो अदा हो जाती है। तो इसी तरह हज का मामला ऐसा है कि उस पर जो आदमी खर्च करे, बल्कि एक हदीस मुबारक में आता है कि जिस तरह यानी किसी जंग उतारने के लिए या किसी खोट को ख़त्म करने के लिए मुख्तलिफ प्रोसेस से उसे गुजारना पड़ता है, तो इस तरह हज के प्रोसेस से गुजरने वाले से अल्लाह रब इज़्ज़त फ़क्र फाका को दूर फरमा देते हैं। अब अजीब बात है कि बज़ाहिर ये लग रहा है कि खर्च हो रहा है, बज़ाहिर ये लग रहा है कि पैसे लग रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ से इस प्रोसेस से गुजरने के नतीजे में अल्लाह ताला फ़क्र फाका से निजात दे देते हैं। तो इसलिए कि अल्लाह रब इज़्ज़त के रास्ते में देना या हज में लगाना, ये एक ऐसी चीज़ है कि कदरदान रब की तरफ से वो ज़रूर वापस होता है और बढ़ा चढ़ाकर वापस होता है। मौलाना साहब एक नुक्ता और आगे चल के डिस्कस करेंगे कि क्या उधार लेके हज पे जाया जा सकता है। पहले मैं चाहती हूँ बट साहब आप ये फरमा दें कि ये जो मिसकंसेप्शन मैंने अपने इंट्रो में जिक्र किया कि लोग कह रहे हैं कि पैसे ज़्यादा हैं तो कोटा बच गया है, तो अभी भी लोग अप्लाई कर सकते हैं, क्या अभी पॉसिबिलिटी है बुकिंग करवाने की? जी, सरकारी हज स्कीम में तो कोटा हमारा मुकम्मल हमने कर ली, बुकिंग कर ली, क्योंकि एक वक्त होता है उससे आगे हम जा नहीं सकते। तो वो अल्लाह का शुक्र है तुम्हारी तकरीबन 80-82 हज़ार एप्लीकेशन जो हैं वो आ चुकी थी, उन्हीं के हम आगे उनके इंतजाम कर रहे हैं। अलबत्ता ये है कि तकरीबन इतना ही निजी हज स्कीम यानी प्राइवेट हज कंपनियाँ वो तकरीबन 850 हैं जो वजारत से रजिस्टर्ड शुदा हैं। उसकी तमाम तफसील हमारी वेबसाइट पर मौजूद है, वहाँ पर आप लोग करवा सकते हैं बुकिंग, जो कि 12 लाख से उसका वो रेट शुरू हो रहा है। उनके इनफैक्ट ज़्यादा है रेट्स प्राइवेट कंपनी, इतना फ़र्क नहीं है, लेकिन फिर उनकी बात चीज़ें ऐसी हैं कि स्पेशलाइज्ड मतलब है, अगर कोई ज़्यादा अच्छी सहूलत लेना चाह रहा है या एग्जेक्टिव पैकेज लेना चाह रहा है। लेकिन नहीं सर, अल-अज़ीज़िया की भी बहुत मैंने तारीफ़ें सुनी हैं जिस तरीके के उधर इंतज़ामात हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से किए जाते हैं। बिल्कुल ऐसे ही। तो बाज़ जिस तरह जो बाहर बैरून मुल्क से लोग हैं, क्योंकि हमारा 40 दिन का पैकेज होता है, जो बाहर से आना चाह रहे हैं, असल में ना जो हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ हैं, एक तो वजारत ने इस दफ़ा अल्लाह का शुक्र है उनको रिकगनाइज़ किया पहली दफ़ा, क्योंकि वहाँ पर पैकेजेस बहुत महंगे भी हैं, और दूसरा ये है कि वहाँ अगर कोई यूके या अमेरिका में है, वहाँ पे हज कोटा उनको बहुत लिमिटेड दिया जाता है, जबकि अल्लाह का शुक्र है पाकिस्तान में 1,80,000 का हमारे पास कोटा है, जिसमें इस साल हाफ सरकारी और निजी में लोग जा रहे हैं, तो वो लोग यहाँ से प्रेफर करते हैं, उसका बहुत ज़्यादा स्कोप है। तो
तो वो फिर उनके पास छुट्टी भी कम होती है, इसलिए वो शॉर्ट पैकेज के लिए अक्सर वो प्राइवेट स्कीम की तरफ जाते हैं। तो वो खुली भी है और वो हज से 10 दिन पहले तक खुली रहेगी। अलबत्ता सरकारी स्कीम मुकम्मल हो चुकी। ठीक है, बहुत खूब। मौलाना साहब, जिस तरीके से इन्होंने भी जिक्र किया और मेरे भी जहन में ये सवाल था, उधार लेकर या आपने किसी का कर्ज अदा करना हो, तो दोनों सूरतों में हज किया जा सकता है? देखें जी, बात यह है कि हमारे यहाँ जो आम ज़िंदगी की प्रैक्टिस है वो हमें पेश नज़र रखनी है। जब हम दीन की बात आती है, फ़र्ज़ करें कुर्बानी का मौका आएगा तो बहुत सारे लोग ये किस्सा शुरू कर देंगे कि जी गरीब की बेटी की शादी करवाएं, जी कूलर लगवाएं, जी फ़लाँ करें। ये वाली बातें हम जाकर दीनी मामलात में ही करते हैं। एक बात तो उसूली शरई तौर पर यह जहन में रखी जाए कि हज जब तक आदमी के पास इस्तिताद नहीं है उस पर फ़र्ज़ नहीं है। ये तो एक उसूली बात है। इस्तिताद नहीं, एक आदमी मकरूज़ है, उसके हालात ख़राब हैं, उसको शरीयत ने हज करने का कहा ही नहीं है। लेकिन होता क्या है कि अल्लाह रब इज़्ज़त की रहमत से गुंजाइश होती है, या आदमी को मालूम होता है कि मैं इसको एडजस्ट कर लूँगा, या मैं जैसे अपनी ज़िंदगी के बाकी मामलात करता हूँ मैं उसमें ये भी कर लूँगा। तो बिलाशुबा महंगाई का मसला है, अल्लाह ताला हमें इस मुश्किल से निजात नसीब फरमा दे और अल्लाह ताला हमारे मुल्क के लिए आसानियाँ पैदा फरमाएँ, ये माशी बहरानों से निजात नसीब फरमाएँ। ये एक मुश्किल तो है, लेकिन उसके साथ साथ इस बात की भी ज़रूरत है कि जिस तरह हमारे सारे बाकी मामलात चल रहे हैं और माशाल्लाह बहुत अच्छे अंदाज से चल रहे हैं, ख़ास तौर पर एक तबका है जिसके माशाल्लाह आप हज़रात जाकर देखें, उनकी शादियां देखें, उनके बाकी मामलात देखें, तो बाकी सब चीज़ें चल रही हों और हज के मौके पर आकर हम ये कहें कि अब ये ज़रा नहीं करना या अगले साल करना या बूढ़े होकर करना है, ये वाली बात ठीक नहीं है। तो अगर हमारी शादी उधार लेके हो सकती है, अगर हमारी बाकी सारी चीज़ें विजिट और चीज़ें अगर उधार लेके हो सकते हैं तो हज भी उधार लेके हो सकता है। और अगर आपने किसी का कर्जा अदा करना हो और आप कर्ज में डिले करते जा रहे हो, नहीं, वो तो पहला मुसलमान का हक है, हुकूक अल इबाद एक बुनियादी जिम्मेदारी है, उस जिम्मेदारी को पहले अदा करना है और तरजीह बुनियादों पर करना है, पहले उससे बरी ज़िम्मा होना है। उसके बाद इसे कि कर्ज होगा वो तो ज़कात के निसाब में से भी माइनस होगा, कर्ज होगा तो उसको पहले अदा करना है, वो उस आदमी की जिम्मेदारी है और हज की जो अदायगी है वो बाद में है। लेकिन जब आदमी ये फैसला कर लेता है, ठान लेता है, तो फिर अल्लाह ताला अपनी रहमत से उसके लिए आसानियाँ पैदा करता है। ठीक, ज़बरदस्त। अच्छा भट्ट साहब, हज स्कीम गवर्नमेंट की क्या होती है? लोग अमूमन जानते हैं किस तरह एप्लीकेशन देंगे, अप्रूव होगी, किस तरह हम जाएंगे। ये प्राइवेट हज स्कीम क्या होती है और इसके लिए अगर कोई अप्लाई कर रहा है, बुकिंग करवा रहा है, तो किन बातों का ख्याल रखना चाहिए? जी, बहुत अच्छा सवाल आपका। निजी हज स्कीम या प्राइवेट हज स्कीम, आपको इस तरह बताया कि 850 कंपनियां हैं और इसके अलावा वजारत ने इनके साथ मुशावरत से पैकेजेस डिसाइड कर लिए। तकरीबन 8 या 9 पैकेजेस हैं मुख्तलिफ। वो शुरू होते हैं 12 लाख से शुरू होकर और मेरा ख्याल है 30 लाख से भी ज़ायद के हैं, क्योंकि शॉर्ट पैकेज आपको बताया महंगा है। फिर एक बंदा कहता है मैं क्लॉक टावर में रहूँगा जो कि हरम से बिल्कुल सामने है। इसी तरीके से मदीना के बाज़ बहुत महंगे होटल हैं, मोविन पिक है या दूसरे इस तरह के होटल हैं, वहाँ पे मैंने रहना है, या मेरी मतलब मीना के अंदर मेरा सेपरेट खैमा हो। अब वहाँ पर स्क्वायर फीट्स के हिसाब से जगह है और बड़ी महदूद है। एक बंदा 6 हाजियों की जगह के पैसे पे कर रहा है और कह रहा मेरा अटैच बात हो, क्योंकि वो अफोर्ड भी कर सकता है और उसको शायद वो इसी हालात में उसने ज़िंदगी अपनी बसर की हो। या मक्का में भी ना, अगर वो कहता है जी मुझे सिंगल बेड चाहिए, सिंगल सेपरेट रूम चाहिए, मैंने शेड नहीं रहना किसी के साथ, तो वो एक कमरा है जिसमें 5 बेड है, वो 5 बेडों की अदायगी करके एक बंदा रह रहा है, अफोर्ड भी कर सकता है, तो वो उसके लिए भी अवेलेबल है। तो प्राइवेट स्कीम का ये एक फ़ायदा है। इनके पैकेजेस मौजूद हैं। ख्याल इस चीज़ का हमने करना है कि पहले हमने वेबसाइट चेक कर लेनी है, क्योंकि सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा इस तरह के ऐलानात आ रहे हैं। बाज़ लोग सस्ते हज पैकेज के नाम से आपको अट्रैक्ट करते हैं। उनकी निशानी ये है कि तो सोशल मीडिया पे होंगे, उन्होंने सिर्फ व्हाट्सएप नंबर दिया होगा। हम अपने पाकिस्तानियों को जो हज पे जाना चाहिए उन्हें ये कहेंगे कि उनके दफ्तर चले जाएं, पहले तो उनकी इनरोलमेंट नंबर या उनकी जो कंपनियों की फहरिस्त है हमारी वेबसाइट पर, उससे तस्दीक कर लें। उनके ऑफिस जाएं, पेमेंट कैश ना करें बल्कि उनके अकाउंट में भिजवाएं, ताकि आपके पास एक मनी ट्रेल पड़ी भी हो। और उसके अलावा उनके साथ आप रिटर्न एग्रीमेंट करें कि भाई मेरा इतना पैकेज है तो मुझे आप क्या सहूलियात दे रहे हैं। तो वो चीज़ें होंगी तो फिर इंशाल्लाह वो भी सेफ साइड होगा और वो फिर इसका फ्रॉड का इम्कान नहीं है। वरना सोशल मीडिया पे बहुत से इस तरह के पुरकशिश इश्तिहारात आते हैं लेकिन वो रजिस्टर्ड नहीं होते। ठीक है। बट साहब ये भी साथ ही फरमा दीजिएगा कि हमने आखिरी प्रोग्राम में भी डिस्कस किया था, लेकिन ये भी वाज़ेह होना बहुत ज़रूरी है, कुर्बानी के लिहाज से इस दफ़ा जो तब्दीली की गई है पैकेज में, क्योंकि वो पहले रेट्स आए नहीं थे, तो वो भी ज़रा बता दें।
पैकेज कुर्बानी का इस तरह है कि पिछले सालों में हम ये ऑप्शन देते थे कि अगर आपने कुर्बानी सरकार के साथ करनी है उसके एडिशनल इतने पैसे वो जमा करवा दें पैकेज के अलावा, और अगर आपने खुद करनी है तो वो उससे लेस होते थे पैसे। इस बार कुर्बानी सबकी ये उनको कहा गया कि आपने अपनी कुर्बानी का बंदोबस्त खुद करना। तकरीबन आधे लोग पहले भी कुर्बानी खुद किया करते थे, तो वो वहाँ पे जाके कूपन ले लिया करते थे या कुर्बान गाह चले जाया करते थे। लेकिन जिस तरह आप सब ने कहा है कि ज़्यादातर लोग बूढ़े हैं और उनका वहाँ पे जाना एक बड़ा जान जोखों का काम है इतने रश में। तो सबसे बेहतरीन तरीका ये है कि सऊदी अरब का इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक है, उनके वहाँ पे बूथ बने होते हैं, लेकिन वजारत मजहबी अमूर भी आपकी मतलब बिल्डिंग लेवल पे आके आपको ये ऑप्शन देगी कि जी यहाँ पे बूथ अवेलेबल हैं, आप इनसे ले लें। 700 रियाल से 1100 रियाल के दरमियान जो हमें इतलात आई हैं, इसके वो जानवर के फ़र्क के लिहाज से वो होगा, वो कुर्बानी का कूपन वहाँ पे ले सकते हैं खुद कैश पेमेंट करके, जिस तरीके से हाजी बाकी चीज़ें करते हैं। अपनी खजूर खुद खरीदते हैं, अच्छा सऊदी सिम भी खरीदते हैं, वो भी मतलब जो है खुद पे कर, काफ़ी चीज़ें खुद करते हैं। तो ये भी कूपन ले लेंगे, उसके अंदर डेट और टाइम होता है कि आपकी कुर्बानी का क्या टाइम है और क्या दिन। अगर तो क्या आप वहाँ पर जाना होता है? नहीं, आप वो टाइम देख लें, उसके हिसाब से आप फिर जो है ना अपना एहराम से बाहर आ जाएं। अच्छा। जो जाना चाहे जा भी सकता है। कुर्बान गाह उनकी है, वो मीना में ही है, लेकिन वो एक दूसरे कोने पे है, तो वहाँ जाना बड़ा मुश्किल होता है। वरना तो ये ऑप्शनल है कि आप जाएं, ऑप्शनल है, वरना ये है कि उसको टाइम देख के हम कर लेते। इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक के ज़रिए है, उनका बड़ा अच्छा वहाँ सोफिस्टिकेटेड सऊदी अरब का है, और वो जो गोश्त है वो फिर गरीब ममालिक में या गरीब अक़वाम को इस तरह वो तकसीम भी किया जाता है। अच्छा मौलाना साहब, एक नुक्ता अगर क्लियर कर दें, जैसे अभी भट्ट साहब ने फरमाया कि जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं वो 5-5 बंदों की जगह भी ऑक्यूपाई कर लेते हैं। एक लग्जरियस हज अकेले करना या एक इकोनॉमिकल हज करना और अपने साथ किसी और को करा देना, दोनों में से बेहतर क्या है? ज़्यादा बेहतर तो यही है कि दूसरों को भी करवाया जाए, दूसरों को भी शामिल किया जाए। लेकिन बाज़ लोग ऐसे होते हैं कि जिनके मसाइल होते हैं, फ़र्ज़ करें कि एक आदमी उसने अपनी पूरी ज़िंदगी ही ऐसे माहौल में गुजारी कि अब उसके लिए मुश्किल हो जाएगा। फ़र्ज़ करें कि आपने उसको एक ऐसे इकानमी होटल में भेज दिया कि जहाँ वो बेचारा सो ही नहीं सकता, और अब वो इबादत कहाँ करेगा और आराम कहाँ करेगा। तो ऐसी सूरत हाल में शरीयत ने भी हर बंदे को बराबर नहीं किया कि भाई सब लोग यानी इन मामलात में बाज़ लोगों की बीमारी होती है, बाज़ के मसाइल होते हैं, तो इस चीज़ को भी पेश नज़र रखना चाहिए। लेकिन ज़ाहिर है कि ये एक ऐसा मामला है कि जिसमें आदमी किफ़ायत शारी से सादगी से काम ले, और अगर उसी रकम में वो किसी और का हज करवा सके तो ये ज़्यादा अच्छी बात है। और फिर जिन लोगों का इस तरह का हज करने का मामूल है, अल्लाह ताला ने उन्हें वैसे भी गुंजाइश दी होती है, तो वो वैसे इसका एहतमाम कर लें कि दीगर लोगों के हज का भी इंतज़ाम करें, उसका भी बंदोबस्त करें। तो अपने हज का स्वाब है ही है, दूसरों के हज का अल्लाह ताला उनको अजर स्वाब नसीब फरमाएंगे। बेशक। और साथ ही मौलाना साहब ये भी बात करना बहुत ज़रूरी है कि हजर अस्वद को बोसा देने के लिए धक्कम पेल, हतीम में नमाज के लिए, रियाजुल जन्ना में जो है नवाफिल की अदायगी के लिए, ये क्या लाजिम व मलजूम है आपके ऊपर? नहीं, लाजिम नहीं है, और इससे ज़्यादा जो लाजिम चीज़ है वो मुसलमानों की हुर्मत और उनकी राहत का ख्याल है। यानी इस हद तक चले जाना कि अपनी जान को ख़तरे में डाल देना, इस हद तक चले जाना कि दूसरों के लिए इज़ा का बायस बन जाना, ये ठीक नहीं है। अलबत्ता दुआओं का एहतमाम हो जाए, औकात देख लिए जाएँ, बाज़ औकात में मौका निकल ही आता है, फिर आदमी जब खूब दुआ मांगता है तो अल्लाह ताला अपनी रहमत से उसके लिए कोई ना कोई सबब पैदा फरमा देते हैं। तो ऐसे मौके की तलाश में रहना, ये ज़ौक़ और शौक़ और तलब रखना, ये तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन इस हद तक चले जाना कि जिसकी वजह से अपने लिए भी अजियत हो, दीगर लोगों के लिए भी अजियत हो, ख़ास तौर पर ख़वातीन के लिए और बूढ़ों के लिए, तो इस मामले में बहुत ही एहतियात करने की ज़रूरत है। हमारे यहाँ लोग ये समझते हैं कि जब तक हजर अस्वद का बोसा नहीं हुआ उस वक्त तक हज नहीं होगा। या वापस जब लोग आते हैं तो आके पूछते हैं जी आपने हज वो बोसा हो गया था आपका या नहीं हुआ? यानी अगर नहीं हुआ तो वो जज कर लेंगे कि जी नहीं ये तो इसका हज हुआ ही नहीं। ये बिल्कुल गलत बात है। इस तरह की चीज़ों की हौसला शिकनी होनी चाहिए और लोगों को ये बात समझानी चाहिए कि एक ऐसा अमल कि जो मुबाह है, मुस्तहब है, चले बहुत अच्छी बात है, अल्लाह ताला सबको ये तौफीक नसीब फरमाए, लेकिन ये कोई हज के अरकान में से नहीं है, हज के फ़राइज़ व वाजिबात में से नहीं है। या इसकी बुनियाद पर कबूलियत और गैर कबूलियत का फ़ैसला करना या दूसरे को जज करना या उसको डिग्रेड करना, ये तो
बिल्कुल गलत बात है। इससे हमें आपने बड़ा अच्छा किया कि क्लियर कर दिया, क्योंकि बहुत सारे ऐसे सादा लो अफराद भी वहाँ जाते हैं मुख्तलिफ ममालिक से कि गुज़श्ता दिनों हमने सोशल मीडिया पे वीडियोस देखी तो आई वाज जस्ट स्माइलिंग कि एक बुजुर्ग थे और वो सामने एक दाढ़ी वाले शख्स को देख के वो समझ रहे थे कि इधर सलूट कर रहे हैं, ये कोई फरिश्ता है। मतलब ऐसे सादा लोग भी होते हैं, तो उनको गाइड भी करना चाहिए, उनकी मिसकंसेप्शंस को भी दूर करना चाहिए। वजह ये बनती है कि हमारे यहाँ लोग तरबियत और उसके लिए ज़हनी तौर पर तैयार होकर नहीं जाते। तो ये एक मुस्तकिल करने वाला काम है कि जब अल्लाह ताला ने अपनी रहमत से किसी आदमी को तौफीक दी, उसका हज में नाम आ गया, उसकी तैयारी हो गई, उसका फ़ैसला हो गया, अब ये टाइम है अभी से लेकर हज के लिए जाने के वक्त में तो जिन हजरात का इरादा है उनके लिए सबसे पहली बात यह है कि वो ज़हनी तौर पर मेंटली प्रिपेयर हों, तैयार हों, उनको पता हो कि हमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इतनी बड़ी सादत से नवाजा। और उसके बाद जो सबसे अहम तरीन काम करने वाला है वो है हज की तरबियत लेना। और हज की तरबियत दोनों हवालों से लेने की ज़रूरत है। एक तो शरई हवाले से तो लेना ज़रूरी है ही है। बेशुमार लोगों को देखा, फ़र्ज़ करें कि अभी इस दफ़ा हालिया सफ़र में हम गए हुए थे, एक साहब उम्रा करके आए, तवाफ़ किया और वापस आकर उन्होंने एहराम खोल दिया, साई की ही नहीं, सफ़ा मरवा गए ही नहीं, उनको किसी ने ये वाली बात बताई नहीं। तो फिर एक हमारे दोस्त हैं आले मौलाना इमरान माविया साहब, वो उनको साथ लेकर गए और जाकर बताया कि भाई ये सफ़ा मरवा है, यहाँ से आपने साई करनी है और उसके बाद आपका उम्रा अगर नहीं पता तो किसी साथी से गाइडेंस लेने। तो नहीं, साथी से गाइडलाइन लेने से पहले यहाँ से सीख कर जाना, ये सबसे ज़रूरी बात है कि यहाँ से शरई तौर पर मालूम करके जाएं कि हज करने का तरीका क्या है। नंबर 2 ये कि अमली तौर पर, इंतज़ामी तौर पर किन किन मराहिल और किन किन चीज़ों से गुजरना पड़ेगा। ख़ास तौर पर जो सरकारी हुज्जाज कराम जा रहे हैं, माशाल्लाह वजारत की तरफ से बहुत अच्छा इंतज़ाम होता है, रहनुमाई का, बाकी चीज़ों का, लेकिन ये सब बातें किसी को पता होंगी तो तब होगा ना। अब एक आदमी को पता नहीं है, या ख़ास तौर पर ऐसे लोग जो बूढ़े हैं या तालीम के लिहाज से ज़रा कम हैं, तो उनके लिए वहाँ जाकर वो अपने लिए भी मसाइल पैदा करते हैं और दीगर लोगों के लिए भी मसाइल पैदा करते हैं। ये वाली बात तसलसल के साथ हर फोरम से कहनी चाहिए। और ख़ास तौर पर मैं ये कहूँगा कि मसाजिद के आइम्मा और खुतबा अपने अपने जुमा के खुतबात में लोगों को ये बात कहें कि भाई हज करने के लिए जाने वाले हज सीख के जाएँ, हज की तरबियत लेकर जाएँ, और हर मस्जिद में और हर जगह इसका इंतज़ाम भी होना चाहिए। और मैं वजारत की तरफ से जो इंतज़ाम होता है उससे आता हूँ आपकी तरफ, और आपसे मैं ये जानना चाहूँगा कि हज के लाजिम व मलजूम अरकान जो हैं वो कौन कौन से हैं। बट साहब 2 सवाल, एक तो ये कि कुछ ऐसा भी सुनने में आता है कि रियाजुल जन्ना में आप लोगों ने अपनी बुकिंग करवानी है, या उसके लिए कोई कॉन्सेप्ट चल रहा है कि व्हाट्सएप पे आप अपना पहले से कोई मैसेजेस भेज के कुछ इस तरह का कूपन लेते हैं या टोकन लेते हैं, एक तो वो वाज़े कर दीजिएगा। और दूसरी चीज़ कि मुज़दलिफ़ा में और मिना में आप लोगों के वजारत की तरफ से कोई बूथ बने होंगे, आप लोगों के अपने नुमाइंदे मौजूद होंगे और उनसे वहाँ से रहनुमाई हासिल की जा सकती है या मदद ली जा सकती है। ठीक है, अच्छा आपका पहला सवाल था कि रियाजुल जन्ना की, उसके बारे में आपको बता दूं कि सऊदीया ने ओवर द ईयर्स बहुत ज़्यादा इसको ई साइड पे ई हज की तरफ लेके गए हैं और बड़ा सोफिस्टिकेटेड इन्होंने चीज़ें कर दी हैं। उसकी वजह यही है, पहले तो कोविड गुजरा यहाँ से, उसके अलावा कंजक्शन ना हो जाए ज़्यादा, फिर जो उस जगह की हुर्मत का तकाजा है बहुत ज़्यादा रश ना हो जाए, तो उसके लिए उन्होंने फिर ये मुख्तलिफ चीज़ें हर साल मुतारिफ़ करवाते हैं। तो लास्ट ईयर भी थी, नुसुक ऐप थी, पहले एतमरना और तवक्कलना थी, अभी एक नुसुक ऐप उन्होंने मुतारिफ़ कराई है। उसमें ये है कि आप अपना वीज़ा नंबर उसमें डालेंगे और स्मार्टफोन उसके लिए लाजमी होना है आपके पास, वो आप डालेंगे तो उसमें आप परमिशन मांगेंगे, तो उसको आप फिर वो आपको टाइम दे देगा। अच्छा। और साथ एक QR कोड उस पर वो आपके आ जाएगा। अब वो मैसेज जब आप जाते हैं मस्जिद नबी तो आप वो दिखाएंगे यूँ और इस तरह वो आपको अंदर जाने देंगे। क्या बात है। लेकिन अब जिस तरह अल्लामा साहब ने कहा कि आखिरी उम्र सानू ख्याल आंदा असी हज ते जाना, तो उनके साथ ये मसला, फिर अगर कोई इस तरह का बंदा भी जा भी रहा है तो बड़ी अच्छी बात है औलाद के लिए कि वो हज के मौके पे अपने वालिदैन की खिदमत करें। अगर उनकी जेब इजाज़त देती है तो उनकी बेटी या बेटा लाजमी साथ हो, या इस तरह कोई रिश्तेदार हो, भांजा वगैरह। बहरहाल फिर लास्ट ईयर काफ़ी लोगों को इस तरह के मसाइल आ रहे थे, फिर वहाँ पे हमने अलहदा से हमें वहाँ पे टीम डिप्यूट करनी पड़ी 24 आवर्स के लिए, और फिर वो हम इजाज़तनामा इनका लेके आते थे पाकिस्तान हज मिशन ऑफिस से, वो फिर हम बताते थे 100 या 200 बंदों की इजाज़त मिली है, तो उस लिहाज से हम भेजते थे। फिर उधर भी हम बार बार कहते थे कि भाई हमारी एटलीस्ट हम हर बंदे को एक दफ़ा अंदर हम उनको ज़ियारत करवा दें, तो खुदारा अगर कोई पहले कर चुका है तो वो लाइन में ना लगे। सही बात है। लेकिन बाज़ बंदे फिर भी लग जाते थे,
तो दूसरों का भी हक है, उसका ख्याल ये रखना चीज़ चाहिए। बहुत ज़रूरी है और यही चीज़ों की ज़रूरत है हज पे ख्याल एक रखने और की। चीज़ हमने इससे पहले डिस्कस नहीं की, मैं चाहती हूँ ये भी क्लियर कर दें कि अब महरम के बगैर भी ग्रुप की शक्ल में जा सकते हैं, अब ये भी आसानी है डालने जी आपका बिल्कुल। मेरे सवाल बहुत बिल्कुल साथ साथ चल रहे हैं। ग्रुप के साथ तो बिल्कुल रहना चाहिए। जिस तरह एक मिसाल है ना कि बकरी रेवड़ के साथ रहे तो महफूज रहती है, वरना भेड़िया खा जाता है। तो यहाँ पर भी आप अपने साथियों के साथ रहें। अक्सर लोगों को ये होता है कि एक बस में लोग कहीं पे रुके हैं रास्ते में, मक्का से मदीना जाते हुए, आपको पता है 450 किलोमीटर का सफ़र है जी। और बास टाइम ये है कि मदीना से निकलते हैं जब तो फ़र्ज़ उम्रा होता है, तो वो जुल्हलैफा के मुकाम पर तो जब वो एहराम बांधने के लिए मस्जिद से वापस आते हैं, एक बंदा नफल पे नफल पड़ी जा रहा है। अब बस के बाकी 40 बंदे उसका इंतज़ार कर रहे हैं, उन सबको कोफ्त हो रही है। तो इसी तरीके से वापसी में भी वहाँ से अगर परवाज़ पे वापस जाना है, जद्दा की तरफ जाना है, एक बंदा आगे पीछे है, वो सब उसको दुआएं दे रहे हैं भाई वापस। ठीक है। बाकी साथियों का भी बहुत ख्याल करना ग्रुप का, एक एक चीज़ का बड़ी बारीक बीनी से। जिस तरह हमारा दीन इतना प्यारा है कि रास्ते से एक तकदीर के जीव हटाने का भी सदका है, तो ये हमें एक दूसरे का ख्याल रखना। अच्छा, मिना और मुज़दलिफ़ा का भी बता दें, आप लोगों के वहाँ पर बूथ्स होंगे कि क्या? जी, मिना और मुज़दलिफ़ा में जो है ना सऊदी अरब का वहाँ पे इंतज़ाम होता है। गाइडेंस के हवाले से उनके वहाँ पे होते हैं, लेकिन हमारे लोग भी वहाँ पे मौजूद होते हैं। सबसे पहले तो हम वहाँ पे कैंप ऑफिस कायम करते हैं, जहाँ पे फिर हमारा ये है कि वो हमने सारा डेटा वगैरह रखा होता है, उसमें लास्ट एंड फाउंड ये बुनियादी चीज़ है। क्योंकि हमारी जो पिकेट्स हम भी बनाते हैं, पिकेट्स मुख्तलिफ जो है जो प्रोमिनेंट लोकेशंस हैं, मिसाल के तौर पर मीना के दाखिली खारजी रास्तों पर जो जमरात वाली साइड है उस तरफ, जो मुज़दलिफ़ा से आने वाली है, या प्रोमिनेंट जो इनकी जो कुबरी जिसको कहते हैं पुल, जो हमारे ये मीना के 3 पुल हैं, जो वहाँ पे हमने पिकेट्स बनाई होती है। उधर से कोई गुमशुदा हाजी हमें मिलता है कि यार वो घबराया हुआ है और परेशान हाल है, पर लग रहा है कि अपने साथियों से बिछड़ गया, उनको फिर हम लेके आते हैं, कैंप में बिठाते हैं, उनको पानी वगैरह पिलाते हैं, उनका कार्ड देखते हैं, कार्ड से पता चलता है किधर, फिर किसी एक की ड्यूटी लगाई जाती है। कई दफ़ा मैं अपने साथ हाजी लेके तो फिर उनको उनके कैंप तक छोड़ के आया। इस तरह बाकी स्टाफ भी सारा फिर उस दिन यही काम कर रहे होते हैं। मौलाना साहब, एक सवाल इन्होंने पूछा था कि औरत के साथ महरम का होना कितना ज़रूरी है, क्योंकि अब ग्रुप्स की शक्ल में ख़वातीन जा रही हैं, और लेकिन कुछ ख़वातीन के ये भी मसाइल होते हैं कि महरम इमीडिएट फैमिली में मौजूद नहीं होता। और दूसरा ये कि मस्जिद निमरा में पहुँचने की और फिर मस्जिद निमरा के अंदर अहाते में जाने की लोगों की बहुत ख्वाहिश होती है। जी, जो पहली बात है जी, हज के लिए जैसे इस्तिताअत ज़रूरी है, ऐसे ख़वातीन के लिए महरम का होना ज़रूरी है। महरम के बगैर ख़वातीन का हज नहीं है। और जहाँ तक मस्जिद नमरा में जाने की बात है, तो अगर टाइम पे चले जाएंगे और टाइम पे वहाँ मौजूद होंगे तो फिर तो जगह मिल जाती है, लेकिन आप जाएं भी देर से, उठें भी देर से और जाके, लेकिन एक बहुत मुशक्क़त भी है जी। मस्जिद तो नमरा जैसे अभी हमने हजर अस्वद की बात की, हतीम की बात की, रियाजुल जन्नह की बात की, सेम यही मामला मस्जिद नमरा का है। वो ज़रूरी नहीं है। आप अराफात में जिस जगह पर भी हैं, अराफात की हदूद के अंदर, तो वो आपका वकूफ़ अराफात है और अल्लाह रब इज़्ज़त की बारगाह में इंशाअल्लाह जी वो मकबूल होगा। अगर अल्लाह रब इज़्ज़त ने मौका दिया और आदमी जवान है, बाहिम्मत है, पहुंच सकता है, बर वक्त पहुंच सकता है, तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर कोई मस्जिद नमरा में ना पहुंचा तो इसका ये मतलब नहीं है कि उसका हज नहीं है, या उसने बराह रास्त खुतबा ना सुना, या इज्तिमाई नमाज के साथ नमाज ना पढ़ी। हमारे यहाँ बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि भाई जब तक मस्जिद नमरा में नहीं पहुंचेंगे हज नहीं होगा, नमाज नहीं पढ़ेंगे नहीं होगा, हज का खुतबा ही नहीं सुना जी। बाज़ का जैसे हमारे यहाँ पाकिस्तान में ईद के दिन जो होता है ना, ईद की नमाज है, ईद का खुतबा है, तो लोग ये समझते हैं कि वहाँ भी इस तरह बोलते हैं हमने टीवी पे सुन लिया, तुमने वहाँ पे नहीं सुना। आपने नहीं सुना जी। यहाँ से फ़ोन करने वाले भी फ़ोन करके कह रहे थे अच्छा जी आज हो गया जी, अच्छा खुतबा ख़त्म हो गया। अब वहाँ वाले जो होते हैं वो ऐसे हालात में होते हैं कि उन बेचारों को होश ही नहीं होता। सब कुछ ऐड करना चाह रहे हैं। मैं इसमें आपको ये बता दूं कि अगर सब लोग चले जाएं मस्जिद निमरा, फिर क्या होगा? 30 लाख लोग, ठीक है, और फिर जो अंदर पहले से मौजूद हैं, बाहर वाले जज्बातियों के अंदर जाना चाहेंगे, एक डिजास्टर होगा। ठीक है, तो इसीलिए सऊदीया बास टाइम वो रास्ते भी कॉर्डन ऑफ कर देता, फिर नहीं भी जाने देता। तो आप इन चीज़ों का ख्याल रखें। अपनी मतलब शौक और वो चीज़ अकीदत अपनी जगह है, लेकिन किसी के लिए हलाकत का बायस न बने। सब लोग एक ही जगह चले जाएंगे, इकट्ठे हो जाएंगे, तो फिर बहुत ज़रूरी है। मौलाना साहब, मकबूल हज क्या होता है?
मकबूल हज वो होता है जो अल्लाह ताला की तरफ से कबूल कैसे हो। पता चलेगा ये हज मकबूल? कैसे पता चलेगा? असल तो ये फैसला अल्लाह ने करना है और आखिरत में होना है। यहाँ पर आप कोई भी ना कोई बंदा इसका फैसला कर सकता है, ना कोई ऐसी बात है कि जी वो मैं बताता हूँ, वो मैं उस तरफ आता हूँ। लेकिन पहली बात हम सारों को ये समझनी चाहिए कि जो भी इबादत या अमल है इसकी कबूलियत का मामला अल्लाह रब इज़्ज़त ने सिर्फ और सिर्फ अपने पास रखा है। किसी और को अल्लाह ने दारोगा नहीं बनाया, किसी और को अल्लाह ने जज नहीं बनाया कि वो ये फैसला करे कि जी फ़लाँ का हज ये और ये। अलबत्ता बात चीज़ें ऐसी हैं कि जिनके बारे में मुहद्दिसीन ने, मुफस्सिरीन किराम ने, उलमाए किराम ने बात चीज़ें लिखी हैं। उनमें से एक चीज़ ये लिखी है कि जिस आदमी के हज के बाद वाली ज़िंदगी पहली ज़िंदगी से बेहतर हो जाए, तब्दीली हो जाए, उसके अंदर अल्लाह रब इज़्ज़त की रज़ा का जज्बा और नेकी पे चलने का जज्बा अगर वो आ जाए तो इसका मतलब है कि उसका हज कबूल होगा। और अगर दोबारा बेईमानियां शुरू करते जी, और अगर ऐसा हो जाए तो फिर उससे अपने हज की भी फिक्र करनी चाहिए और अपनी इन चीज़ों की भी फिक्र करनी चाहिए। उसके अलावा भी बेशुमार चीज़ें कि उस आदमी का हज के जिसने हज को पूरे आदाब की रियायत करते हुए किया, सुन्नत के मुताबिक किया, जो शरीयत के अहकामात हैं उसकी पासदारी करके किया, अल्लाह रब इज़्ज़त की रहमत से उम्मीद है कि उसका हज मकबूल हो जाएगा। लेकिन ये ज़ाहिरी शक्लें हैं, ये जो ज़ाहिरी निशानी है, असल बात यह है कि अल्लाह ताला के हाथ में है इसका फ़ैसला। और जो आदमी जिस तलब और ज़ौक़ व शौक़ के साथ जाता है, अल्लाह करीम बहुत मेहरबान है, अल्लाह ताला अपनी रहमत से इंशाल्लाह सबका हज कबूल करते हैं। तो इसलिए ये भी कहना या इसका खदशा भी रखना अच्छी बात नहीं है कि जी पता नहीं कबूल नहीं हुआ होगा। भाई क्यों नहीं हुआ होगा? अल्लाह ताला ने करोड़ों अरबों लोगों में से जिन अपने खुश नसीब लोगों को वहाँ बुलाया और इन सारे मराहिल से गुजारा और वो इस सारे मुजाहिदे और मुशक्क़तों से गुजर कर अपने रब की बारगाह में पहुँचे, अल्लाह की रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से उनका ये पहुँचना ही कबूलियत की निशानी है। तो अल्लाह ताला इंशाल्लाह ज़रूर कबूल फरमाएंगे। बहुत शुक्रिया मौलाना अब्दुल कुद्दूस साहब आपके वक्त के लिए, बहुत शुक्रिया उमर भट्ट साहब आपके वक्त के लिए। सलामत रहें और इंशाल्लाह ख़वातीन और हज़रात 20 मई से फ़्लाइट ऑपरेशन शुरू है हज का, लेकिन ये भी बता दिया गया 28 मई से 20 मई से 20 मई से शुरू है। और प्राइवेट का जिस तरीके से बताया गया कि 10 दिन हज से पहले तक की फ़्लाइट ऑपरेशन होगा, लेकिन उसके बाद नहीं होगा। तो आप लोग खुशनसीब हैं जो लोग जा रहे हैं, अल्लाह आप लोगों को हज मुबारक करे और ढेरों दुआएं कि आप लोगों का सफ़र बहुत अच्छा गुजरे। एक ब्रेक शामिल करेंगे, न्यूज़ ब्रेक, उसके बाद वापस आएंगे तो हेल्थ के सेगमेंट की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। कहीं मत जाएँ, सुबह पाकिस्तान के साथ रहें। वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक से वापस आते आते हमारी शरारती सी प्रोड्यूसर की आवाज़ मुझे आखिर में कान में आती है तो बिला वजह एक मुस्कुराहट सी आ जाती है चेहरे पे। बहुत से आम मामलात पे बात हो चुकी है और बहुत से आम मामलात अभी बाकी हैं जिन पर डिस्कशन करेंगे। हेल्थ स्पेशल में हमारा आम भी और अहम भी दोनों चीज़ें वेरी कॉमन। हम कोशिश करेंगे कि अभी इस सेगमेंट में हम बात करें ब्लड बॉर्न इन्फेक्शंस की। यूँ तो बहुत सारे होते हैं, उसमें ख़ास तौर पे जो बहुत ज़्यादा अच्छा एक बड़ा माइनर से डिफरेंस होता है। हेपेटाइटिस की बात करते हैं, उसकी कई इकसाम होती है, उन इकसाम में डिफरेंस और कुछ पानी की वजह से होती है, गंदा पानी पीने से, और कुछ हेपेटाइटिस की ऐसी इकसाम है जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन से हो सकती है, नीडल प्रिक की वजह से हो सकती है, कोई भी उसका रीज़न हो सकता है। और फिर HIV वो भी इसी कैटेगरी में फॉल करता है। कोशिश करेंगे कि इसको भी एक्सप्लोर करें। और कौन सी ऐसी बीमारियां हैं जो ब्लड के थ्रू होती हैं, और ब्लड के लिए ज़रूरी नहीं है कि आप ब्लड ट्रांसफ्यूजन कराएं, वो नीडल प्रिक भी हो सकता है, वो ब्लड ट्रांसफ्यूजन भी हो सकता है, वो कोई डेंटल प्रोसीजर भी हो सकता है। अगर वो औजार जो आपको टच हुए वो साफ़ नहीं थे, वो स्टेरिलाइज्ड नहीं थे, तो उस सूरत में भी हो सकता है। तो इसको आज बात करने की बहुत ज़रूरत है और बहुत वाइड स्पेक्ट्रम है जिसमें बहुत सारी डिजीज़ आती हैं। पहले तो हम खुद भी जानेंगे क्योंकि कुछ चीज़ों के बारे में जो आम सुनने में आती हैं, जिस तरीके से हेपेटाइटिस और जिक्र किया इन्होंने HIV का, वो तो हम लोग सुनते भी आए हैं, उसके ऊपर प्रोग्राम्स भी करते हैं, लेकिन और क्या डिजीज़ हो सकती हैं ये हम जानेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब डॉक्टर मोहम्मद अहमद अब्दुल्ला साहब। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम थैंक यू फॉर कमिंग। गुड मॉर्निंग, खैरियत से आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि ओवरऑल सबसे पहले तो हम लोग ये देखते हैं कि डिजीज़ हैं कितनी। तो हम लोग अगर पाकिस्तानी रीजन की बात करें तो क्या क्या डिजीज़ देखने में मिलती हैं हमें? बॉन्ड देखें, एक तो इंटरनेशनली ICD-10 है, इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज़, वो रफली अराउंड 110 तरह की डिजीज़ में 110 तरह की डिजीज़ ब्लड बॉर्न है? नहीं, ये जनरली आपने पूछा डिजीज़ कितनी है। हम बात जब उसमें फिर डिजीज़ को क्लासिफाई करने के मुख्तलिफ तरीके कैटेगरीज हैं। एक तरीका जो है उनको क्लासिफाई करने का वो ये है कि उनके फैलने का तरीका।
ठीक है, मोड ऑफ ट्रांसमिशन जिसे हम कहेंगे, उसमें कुछ ब्लड बॉर्न होती हैं, कुछ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड होती हैं, कुछ वाटर बॉर्न होंगी, ओरो फीकल रूट से होती हैं जो खाने पीने की चीज़ों से ट्रांसफ़र होते हैं, कुछ स्किन इनोकुलेशन से भी ट्रांसफ़र हो सकती हैं। आपने देखा है टेटनस का जब चोट लगे तो स्किन के थ्रू भी ट्रांसफ़र हो सकती है। तो लेकिन ब्लड बॉन्ड जो है ये कितनी हमारे सामने आती हैं अंदाजन? देखिए, जो कॉमन पाकिस्तान में आपने पूछा उसमें सबसे कॉमन तो शायद हेपेटाइटिस सी है, फॉलोड बाय हेपेटाइटिस बी, और फिर HIV का भी हम इसको अब तक कॉन्सेंट्रेटेड एपिडेमिक कहते रहे। कॉन्सेंट्रेटेड एपिडेमिक का मतलब ये है कि वो फुल ब्लोन आपकी कम्युनिटी में फ़िलहाल नहीं है, लेकिन जो हाई रिस्क ग्रुप्स हैं उनमें 1% से ज़्यादा मौजूद है। तो वो जब हाई रिस्क ग्रुप्स का और आपकी कॉमन जो लोग हैं उनका ताल्लुक बढ़ेगा, उस तरह से उसका फैलने का चांस बढ़ जाएगा कॉन्सेंट्रेटेड एपिडेमिक। डॉक्टर साहब, हेपेटाइटिस की ABC में ज़रा डिफरेंस भी समझा दें। ABCDE ये किस किस को होता है, किस किस चीज़ से होता है? अच्छा जी, देखिए हेपेटाइटिस का जो लफ्ज़ है ना, मेडिसिन चूँकि लातीनी ज़बान से ओरिजिनेट की है हमारी जो जार्गन है, तो आइटस का लफ्ज़ जहाँ भी आप सुनेंगे उसका मतलब है सोजिश या इन्फ्लेमेशन। अच्छा। तो हेपेटाइटिस लिवर की, जिगर की सोजिश या लिवर की स्वेलिंग हो जाना किसी भी वजह से। फिर उसकी कॉजेज़ हैं, केमिकल हेपेटाइटिस भी हो सकता है, अल्कोहल यूज़ से भी हो सकता है। हम आज बात कर रहे हैं वायरल हेपेटाइटिस की। वायरल हेपेटाइटिस जो है वो दो कंडीशंस में आप डिवाइड कर सकते हैं। एक एक्यूट का लफ्ज़ जहाँ मेडिसिन में आएगा उसका मतलब है कि फ़ौरी तौर पे उस चीज़ के फ़ौरी असरात हुए, जैसे नज़ला ज़ुकाम एक्यूट है, आप किसी ज़ुकाम वाले से मिले और एक्यूटली आपको हो गया। और दूसरी हैं क्रॉनिक। जो एक्यूट टाइप्स हैं उनमें हम हेपेटाइटिस A और E को रखते हैं। ये वाटर बोर्न है, यानी कि ये पीने के पानी से रिलेटेड हैं या खाने पीने की चीज़ों से रिलेटेड हैं। और B और C जो हैं ये एग्जिस्ट करती हैं थ्रू इनोकुलेशन, यानी कि ब्लड की ट्रांसफ्यूजन से, या कोई गंदा सर्जिकल इक्विपमेंट यूज़ हो, या नीडल प्रिक इंजरीज़ हो जाए, या आप शेव वगैरह कराते हुए आजकल एक चीज़ हम देख रहे हैं हिजामा, जिसमें अगेन ब्लड की एक्सचेंज है, तो अगर उसमें भी गंदा इक्विपमेंट यूज़ हो तो उससे भी हो सकती हैं। और एक होती है डेंटल प्रोसीजर्स, जी क्लिनिकल सर्जिकल प्रोसीजर्स गंदा इक्विपमेंट यूज़ करते हुए तो वो उनसे हो सकती हैं। एक D होती है, वो हेपेटाइटिस D अकेला एग्जिस्ट नहीं करता, वो B के साथ को इन्फेक्शन में एग्जिस्ट कर सकता है। D सबसे ज़्यादा जो पाकिस्तान में है वो हेपेटाइटिस C है। हेपेटाइटिस A और E आर सीजनल, ठीक है, इनके सीजनल आउटब्रेक्स होते हैं, जैसे बरसात के मौसम में या जब पानी का इस्तेमाल ज़्यादा होता है, गंदे पीने का पानी आप ज़्यादा पी सकते हैं, उन सीजन्स में ये ज़्यादा होगा। और ये थ्रू आउट द कंट्री इसके आउटब्रेक्स हेयर एंड देयर होते हैं। अच्छा, मेरे जहन में एक सवाल आ रहा है और वो ये कि हम लोग ब्लड बॉर्न डिजीज़ का जिक्र कर रहे हैं, सो डेफिनेटली जब एक मच्छर काटता है हेपेटाइटिस C के मरीज़ को, जिस तरीके से डेंगू ट्रांसफ़र होता है, तो इस तरीके से क्या वो मच्छर के किसी और को काटने से भी ये ट्रांसफ़र हो सकता है? इस तरह की कुछ फिर देखें, मच्छर तो मर जाता है ना पेट भर के खून पीने के बाद। नहीं देखें, आई थिंक नहीं, डेंगू या मलेरिया या जो भी आर्थ्रोपोड बॉर्न इन्फेक्शन है, वो तुम ठीक कह रहे हो कि वो एक बंदे को काटेगा और दूसरे में मुंतकिल हो जाएगा, तो वो ट्रांसफ़र हो जाएगा। लेकिन ये इसके लिए बड़ा ज़रूरी है कि वो वायरस जो उसने एक बंदे से पिक किया वो इतना केपेबल हो कि मच्छर की बॉडी में भी सर्वाइव कर सके। तो ये वाले वायरसेस आर नॉट मेंट टू सर्वाइव इन एन आर्थ्रोपोड। अच्छी बात है, दिस इज व्हाट वी नो। लेकिन क्योंकि साइंस है तो वी कीप ऑन लर्निंग। अच्छा, हमारे ब्लड में कोई इन्फेक्शन हम कैरी कर चुके हैं, उसके सिम्टम्स क्या होंगे? वो HIV की सूरत में भी बता दें, और अगर वो है हेपेटाइटिस की कोई सूरत है तो वो भी बता दें। अच्छा, क्योंकि ये क्रॉनिक डिजीजेस हैं, हमने बात एक लफ्ज़ छेड़ा, क्रॉनिक का मतलब है पुराना, तो इनका जो प्रोग्रेस होती है वो स्लो होती है, आहिस्ता आहिस्ता ओवर मंथ्स ईयर्स इनके सिम्टम्स आना शुरू करते हैं। अमूमन जब इनिशियली लोग इन्फेक्शन लेते हैं तो शुरू में हल्का सा फ्लू या डायरिया होकर वो सिम्टम्स ठीक हो जाते हैं, लेकिन वायरस पनपता रहता है, वो जिगर में जाके अपना घर बना लेता है और अपनी अफजाइश नस्ल करता है। और वो जैसे जैसे बढ़ेगा, तो ये ऐसे ही है कि किसी मुल्क ने एक एरिया पे कब्ज़ा कर लिया है या किसी एक ग्रुप ऑफ पीपल ने कब्ज़ा कर लिया, अब वो पहले अपना स्ट्रॉन्ग होल्ड बनाएंगे और फिर उसके बाद उसके बड़े एरिया को कब्ज़ा करते रहेंगे। जरासीम एक्चुअली ये नहीं चाह रहा होता कि उसका होस्ट मर जाए,
क्योंकि वो होस्ट रहेगा। जैसे हम नहीं चाह रहे कि हम अर्थ ख़त्म हो जाए, लेकिन हम अर्थ को तबाह तो किए जा रहे हैं। तो जरासीम भी ये नहीं चाह रहा होता। लेकिन हर सक्सेसफुल पैरासिटिज्म में एक बड़ा इम्पॉर्टेंट चीज़ है अच्छा मोड ऑफ एग्जिट, कि उस होस्ट से उसे अगला होस्ट मिल जाए। हम इलॉन मस्क की तरह अर्थ छोड़ के अब मार्स के बारे में भी सोचना शुरू करें। तो वो कहते हैं कि इस बंदे को तो मैंने काबू कर लिया, इससे मैं दूसरे को लगूं। ठीक है, तो वो फिर प्लॉट ज्यादा बनाना चाहते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, अभी तक 2 चीजें सामने आई हैं, हेपेटाइटिस और HIV। जी, इसके अलावा कुछ डिजीजेस पाकिस्तान में आपको देखने में मिलती हैं ब्लड के थ्रू जो हो सकती हैं? देखो, अगर मैं प्योरली ब्लड ट्रांसफ्यूजन की बात करूं तो कुछ स्क्रीनिंग टेस्ट हैं जो उस पर करने होते हैं। ठीक है। हेपेटाइटिस बी का है, सी का है, HIV का है, उसके अलावा एक बीमारी है सिफिलिस और मलेरिया। ये क्या है सिफिलिस? इज मोस्टली अ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, स्किन टू स्किन, लेकिन ये ब्लड के थ्रू भी ट्रांसमिट हो सकती है। तो ये वो स्क्रीनेबल डिजीज मैंने आपको बता दी हैं जो बाय गवर्नमेंट्स लॉ हर ब्लड ट्रांसफ्यूजन से पहले स्क्रीन होनी चाहिए। होती हैं, ऑन ग्राउंड नहीं होती हैं, एरिया टू एरिया डिपेंड करता है। ठीक हो गया। ये सिफिलिस जो है स्पेसिफिकली, इसमें आपकी बॉडी क्या रिएक्ट करती है? सिफिलिस जो है वो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ है, और उसमें ये होता है कि जिनसी ताल्लुक से ज़्यादातर जो इस तरह की बीमारियां होती हैं, बॉडी रिएक्शन क्या करती है? रिएक्शन ये करती है कि इनिशियली एक शैंकर सोर बनेगा किसी आपके सेक्सुअल पार्ट पे, बॉडी के किसी पार्ट पे नहीं, जो उस एक्टिविटी में पार्ट्स यूज हुए हैं, यूजली जेनिटल्स पे बनता है। वो शैंकर सोर बन के, यानी कि एक जख्म बनेगा, छाला सा होगा, और वो ठीक हो जाएगा। और आप कहेंगे यार एक छाला हुआ और ठीक हो गया, और उसके बाद उसके फिर बाकी ऑर्गन सिस्टम्स पे असरात लेटर ऑन शुरू होते हैं। ये इन बीमारियों के ना एक कॉन्सेप्ट है इंक्यूबेशन पीरियड का। इंक्यूबेशन पीरियड का मतलब है कि वो वक्फा जो जरासीम के जिस्म में दाखिल होने से लेके अलामात आने तक, तो वो इनके आपकी इम्यूनिटी पे डिपेंड करते हुए वो कई साल के भी हो सकते हैं, और चंद माह के भी हो सकते हैं, चंद हफ्तों के भी हो सकते हैं। समवन विद एन ऑलरेडी पुअर इम्यूनिटी, उसके ऊपर ये जल्दी और ज़्यादा ड्रास्टिक असर। हमने उस दिन भी ये बात पूछी थी कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन में ख़ास तौर पर हम लोग देखते हैं कि स्कूल, कॉलेजेस और ऑफिसेज के अंदर बहुत ज़्यादा ब्लड कैंप्स लगने लगे हैं। तो क्या हर ब्लड कैंप में आपको ब्लड दे देना चाहिए? देखिए, आपको ब्लड देने से तो डिजीज नहीं लग रही, लेकिन आप वहाँ पर किन चीज़ों का सिरिंजेस का इस्तेमाल कर रही हैं? किस देखिए, वो अगर इक्विपमेंट, एक तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने पिछले कुछ सालों में एक बड़ा ज़बरदस्त काम किया है कि ऑटो डिस्ट्रक्ट सिरिंजेस बना दी हैं। तो व्हेन यू यूज़ दैट सिरिंज, तो वो आप रीयूज़ नहीं कर सकते। ठीक है, तो वो चुभ तो सकता है, नीडल स्टिक इंजरी कर सकता है, लेकिन उसको बतौर सिरिंज दोबारा भर के आप लगा नहीं सकते, वो खुद ही डिस्ट्रक्ट हो जाता है। दूसरा ये है कि जो ब्लड है, अच्छा, टेस्ट जो होते हैं ना, वो 2 तरह के होते हैं। एक स्क्रीनिंग टेस्ट होते हैं, और एक जो है डायग्नोस्टिक टेस्ट होते हैं। स्क्रीनिंग टेस्ट जो है उसे आप कहेंगे सस्ता और म्यारी, यानी कि उसका खर्चा कम होता है और वो फटाफट आपको रिजल्ट दे देता है, लेकिन वो उतना एक्यूरेट नहीं होता जितना डायग्नोस्टिक टेस्ट है। स्क्रीनिंग इज डन फॉर अपेरेंटली हेल्दी पीपल, जिनको बाहर कोई मर्ज नहीं है, तो आप जल्दी से चेक कर लेंगे। अगर कोई उसमें पकड़ा जाता है और उसमें गलत होने के भी चांसेस हैं टेस्ट के, तो फिर आप उसके कन्फर्मेटरी टेस्ट करेंगे। तो ज़्यादातर इन कैंप्स में स्क्रीनिंग टेस्ट से आपके ब्लड को स्क्रीन करते हैं और वो फिर उसे ओके करते हैं। आइडियली ब्लड के जब किसी को ट्रांसफ्यूज करना है तो उससे पहले उस ब्लड के कन्फर्मेटरी टेस्ट होने चाहिए, ताकि जो मार्जिन ऑफ एरर है स्क्रीनिंग टेस्ट के अंदर वो भी ना। और ये हमारी भी जिम्मेदारी है कि हम किसी को अगर ब्लड डोनेट कर रहे हैं तो उससे पहले हम अपना चेकअप करवा लें कि हम हेल्दी और फिट हैं, ताकि किसी को कोई बीमारी ट्रांसफर ना हो। दूसरी बात डॉक्टर साहब, लिवर इस पॉइंट ऑफ कंसर्न, क्योंकि लिवर डिजीजेज बहुत कॉमनली लोगों को होती है। अब वो ब्लड की वजह से हुई, पानी की वजह से हुई, किसी भी वजह से, इफ़ योर लिवर इज़ नॉट वर्किंग वेल, तो आपको कैसे पता चलेगा, सिम्टम्स क्या आएंगे? देखिए, इसके लिए ना ये समझें कि लिवर के नॉर्मल फंक्शंस क्या हैं। पहली जो गलतुल आम है वो मैं करेक्ट करूं, जिगर खून नहीं बनाता। अच्छा, ये उस बेचारे का हमने यही सुना। सब यही कहते हैं, कॉमन मिथ है पाकिस्तान में ये। देखें, जब किसी को ब्लड कैंसर होता है तो उसको बोन मैरो ट्रांसप्लांट हो रहा होता है, उसको लिवर ट्रांसप्लांट नहीं कर रहे होते। ये जिगर करता क्या है? जिगर जो है वो आपके विटामिन बनाएगा, जो केमिकल्स हम अपनी बॉडी में ले रहे हैं दवाइयों की शक्ल में और चीज़ों की शक्ल में, उनको मेटाबोलाइज करके ईजियर मोर हैंडलेबल फॉर्म्स में तोड़ेगा, और फैट इमल्सिफाई करने के लिए वो बनाएगा। जो हम चिकनाई खा रहे हैं उसको हाजमे में मदद करेगा। तो जब लिवर इफेक्ट होगा, और मेटाबॉलिज्म के ऊपर भी जनरली इफेक्ट कर रहा होता है, विटामिन्स को भी लिवर ही हैंडल कर रहा होता है। बहुत सारे मिनरल्स हैं जो हम डाइट में ले रहे हैं, उनको भी। फिर आपके एनर्जी स्टोर्स लिवर में हो रहे होते हैं। तो इट इज़ अ वेरी वर्सेटाइल ऑर्गन और बहुत बड़ी ब्लड सप्लाई वाला ऑर्गन है।
तो उसके अगर सिम्टम्स आएंगे तो आपके हाजमे पे भी इफ़ेक्ट्स आएंगे, जनरल थकावट और मलेज भी होगी, मतली उल्टी अगर एक्यूट है तो उल्टियाँ हो जाएंगी, मतली हो जाएगी, आपको जॉइंडस ये जो वाइट पार्ट है आई का ये येलो होना शुरू हो जाएगा। अच्छा, लोग ना नीचे ऊपर वाला जो पार्ट है ना आई का ये जॉइंडस में पीला होगा, नीचे वाला पार्ट जब खून की कमी होगी तो इसमें सफ़ेद नजर आएगा। ये तो वैसे भी हल्का सा पिलाहट होती है, लेकिन वो वाला बिल्कुल वाइट पार्ट होता है जी। तो वो अगर पीला होगा तो आपको जो है जॉइंडिस, देखें अगेन ज़रूरी नहीं है कि वो शदीद पीला हो तो आप हम तो सिम्टोमेटिक उस पर चल रहे होते हैं ना। जब वो बहुत पीला हो गया तो इसका मतलब है कि लिवर ने बिलिरुबिन बहुत ही उसकी हैंडलिंग ख़राब कर दी है। तो वो जो लिवर में स्टोर्स होने थे या जो आपकी आंतों के ज़रिए पॉटी के साथ निकल जाने थे वो ब्लड में बैक फ्लो करके बहुत बढ़ गए। तो आपकी लिवर ट्रांसप्लांट जो होती है जी, ये लिवर ट्रांसप्लांट में क्या इसका डोनर मिलना और उसका वो कहा जाता है कि लिवर का एक टुकड़ा जो है वो आप देते हैं, वो ग्रो कर जाता है, लोब ग्रो करने की लिवर के लोब्स होते हैं। ठीक है, तो वो एक लोब, क्योंकि लिवर हमारी बॉडी का प्रॉबेबली सबसे ज़्यादा अच्छा रीजनरेट करने वाला ऑर्गन है, तो वो एक लोब ताकि दूसरे बंदे का सारा तो नहीं जिगर निकाल के दे देगा ना, तो उसका एक टुकड़ा लेते हैं और फिर वो इस बंदे में रीजनरेट कर जाता है। सबसे पहले इसमें जो चीज़ है वो पाकिस्तान में ह्यूमन ट्रांसप्लांट अथॉरिटी है और ह्यूमन ऑर्गन ट्रांसप्लांट अथॉरिटी होता, उसके रूल्स हैं, उसके मुताबिक आप जो है वो नेक्स्ट ऑफ किन के अलावा कोई नहीं दे सकता। अच्छा, वो सिम्टम्स वाली बात बीच में रह गई, ट्रांसप्लांट पे आ गए हम, सिम्टम्स क्या आएंगे अगर लिवर के साथ कोई प्रॉब्लम चल रहा है, एनी काइंड ऑफ बदहजमी, ठीक है, उल्टियाँ, मतली, भूख का ना लगना, एनोरेक्सिया, उसके अलावा जिल्द पे और आंखों में पीलापन लेटर स्टेजेस में आ जाना या ज़बान के नीचे ये, और उसके साथ लेटर ऑन प्रूराइटस, खुजली बिला वजह हुए जा रही है। ठीक है, तो ये सारी जनरली कमजोरी। और अगर किसी को बहुत लंबे टाइम से कॉन्स्टिपेशन रहती है तो क्या उसका लिवर ठीक काम नहीं कर रहा? ये एक पॉसिबिलिटी हो सकती है कि ये लिवर की काम ना करने की वजह, डिहाइड्रेशन की वजह से भी कॉन्स्टिपेशन होती है। गट मोटिलिटी जो जिस तेज़ी से आंतों ने हिलना है वो अगर स्लो हुआ हुआ है किसी वजह से, डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं उनकी नर्व्स वीक हो गई होती हैं, तो उन्हें डायबिटिक गैस्ट्रोपैथी चल रही होती है। अच्छा, अब हम लोग आते हैं इलाज की तरफ। तो ब्लड बॉर्न डिजीज़ के इलाज में खासतौर पर हम हेपेटाइटिस की बात करें तो हेपेटाइटिस में क्या क्या पाकिस्तान में इस वक्त मौजूद है इलाज? ठीक है, अच्छा पहले ए और ई को डिस्कस कर लें, ऑल्दो दे आर नॉट ब्लड बॉर्न। ए और ई जो हमने पानी से लगने वाली बात की थी वो सेल्फ लिमिटिंग है मोस्ट ऑफ द टाइम्स, अनलेस कोई कॉम्प्लिकेशन ना हो जाए। तो हम उसमें जो भी ट्रीटमेंट दे रहे होते हैं वो सपोर्टिव होता है कि मरीज की तकलीफ कम हो और कोई कॉम्प्लिकेशन डेवलप ना हो, वो 5-7 दिन में खुद ही ठीक हो जाती है। जो हेपेटाइटिस बी और सी है इसका इलाज लॉन्ग प्रोसेस, इट्स अ 3 मंथ ट्रीटमेंट, और उसके लिए 1, 2 या 3 दवाइयों के कॉम्बिनेशंस हैं जो ओरल ड्रग्स हैं, आपने 3 महीने खानी है, वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में फ्री मिल रही हैं। वंडरफुल। और उसके लिए सबसे पहला तशखीस है, तशखीस के लिए पहले स्क्रीनिंग टेस्ट कराते हैं और लिवर फंक्शन टेस्ट कराते हैं। अगर उसमें हमें शक पड़े या उसमें कोई सबूत मिले तो फिर हम PCR करवा के कंफर्म करते हैं। जब PCR से कंफर्मेशन हो जाती है फिर कोई भी पेशेंट गवर्नमेंट हॉस्पिटल से फ्री ऑफ चार्ज वो मेडिकेशन 3 मंथ्स की डोज 1-1 महीना करके, 1 महीने की खाएंगे, खाली पत्ते वापस देंगे, अगले महीने की ले लेंगे। 3 महीने की खाने की दवाई है। वो शुरू में ज़रा, और ये खाली पत्ते वापस क्यों देने होते हैं? क्योंकि रिकॉर्ड रहता है और कंप्लायंस रहती है कि पेशेंट कंप्लाई कर रहा है, उसने सारी दवाई खाई है, क्योंकि अगर आप दवाइयाँ कैजुअली खाते हैं तो ड्रग रेजिस्टेंस डेवलप होती है, तो फिर वो रेजिस्टेंट स्ट्रेन्स आ जाते हैं, फिर उनके लिए। अच्छा, जिसको एक दफ़ा BC हो चुका है उसको दोबारा चांसेस हैं? जी, ये लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी नहीं देता, ऑल्दो वैक्सीनेशन B की अवेलेबल है, C की वैक्सीन नहीं है। C RNA वायरस है। एक मेरी बहस होती है अपने जो दोस्त हैं उनसे कि अभी तक हमें यही बताया गया था कि RNA वायरसेस की वैक्सीन्स नहीं बन सकी, देन केम कोविड और कोविड की वैक्सीन बन गई विच इज़ ऑल्सो एन RNA वायरस। और हेपेटाइटिस C से बहुत सारे मुल्कों में गरीब लोग खून की उल्टियाँ कर करके मरते हैं। इट इज़ अ टेरेबल डेथ इफ़ इट प्रोग्रेसेस, और क्योंकि दवाई भी जब लिवर फेलियर में इसका एंड रिजल्ट डीकॉम्पनसेटेड लिवर डिजीज़ है विच इज़ लिवर फेलियर, तो उसमें ब्लड की जो सर्कुलेशन है वो ख़राब हो जाती है,
खुराक की नाली की जो अंदर ब्लड सप्लाई है वो फूल के फट जाती है, उसी से खून की उल्टियाँ आती हैं, हाजमा ख़त्म हो जाता है, पेट फूल जाता है क्योंकि पानी हैंडल नहीं कर रही होती बॉडी। वेल, थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब फॉर कमिंग। बहुत अच्छा लगा आपसे गुफ्तगू करके एंड आई होप हमें भी बहुत कुछ सीखने को मिला और हमारे नाज़रीन को भी मिला होगा सीखने को। बर वक्त इलाज और तशख़ीस जो है यही आपकी ज़िंदगी को प्रोलॉन्ग कर सकती है। एक ब्रेक शामिल करेंगे, वापस आएंगे, हमारे साथ रहें। वेलकम बैक नाजरीन। कुछ सियासी शख्सियात की जद्दोजहद से मुतालिक हम अक्सर जिक्र करते हैं। एक लॉयल पॉलिटिकल वर्कर वो होता है जो हर अच्छे बुरे वक्त में अपनी पार्टी का साथ दे, अपनी पार्टी के लोगों का साथ दे। और सबसे कड़ा इम्तहान तब होता है जब आपकी पार्टी पे मुश्किल वक्त आता है। अल्टीमेटली आप भी ज़ेरे अताब होते हैं, लेकिन उस वक्त आपने किस विल के साथ, किस एनर्जी के साथ, किस कमिटमेंट के साथ अपनी पार्टी का साथ दिया, वो चीज़ें हमेशा याद रखी जाती हैं। और आज ऐसे ही एक पॉलिटिकल वर्कर से आपकी मुलाकात करवाएंगे जो कि एक आम कारकुन से, मुस्लिम लीग नून के कायद साबिक वज़ीर आज़म मोहम्मद नवाज शरीफ के पीएस किस तरह बने, ये सफ़र उन्होंने कैसे तय किया, मुश्किल वक्त में अपनी पार्टी का, पार्टी के लोगों का साथ कैसे दिया, अपनी लीडरशिप का साथ कैसे दिया, ये आज हम उनसे जान। बिल्कुल, और आप लोगों को पॉलिटिकल शख्सियात से मिलवाने का मकसद हमारा ये है कि जिस तरह हम हर वॉक ऑफ लाइफ की स्टोरीज डिस्कस करते हैं, तो पॉलिटिकल स्टोरीज हम लोग पॉलिटिकल को एज ए करंट अफेयर तो डिस्कस करते हैं, लेकिन ये जितना एक जद्दोजहद वाला काम है, जितनी मुश्किलात हैं, और अपनी फैमिली से हट के हमेशा 24 घंटे आपने एक्टिव रहना होता है आवाम के लिए, अपनी पार्टी के लिए और एक मुल्क के लिए, एक स्टेट के लिए। सो हमें ज्वाइन करें, हम जानेंगे कि क्या मुश्किलात इनकी लाइफ में आई और क्या आगे ये सोच रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के रहनुमा जनाब राशिद नसरुल्लाह साहब, और हमें वीडियो लिंक के जरिए वो ज्वाइन कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम राशिद साहब, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। जी वालेकुम अस्सलाम जी, बहुत शुक्रिया, आपने मुझे इस अपने खूबसूरत प्रोग्राम में बात करने का मौका दिया। थैंक यू वेरी मच जी। सलामत रहें। राशिद भाई, ये बताइएगा कि कैसे करियर का आगाज़ हुआ और क्या शुरू से एक पॉलिटिकल माइंडसेट था, फैमिली बैकग्राउंड पॉलिटिकल था, या क्या सूझी, पॉलिटिकल स्टूडेंट थे, किस तरह आगाज़ हुआ? जी आगाज़ कुछ इस तरह से हुआ कि घर में एक जो है मुस्लिम लीग से मोहब्बत थी। वालिद साहब जो हैं वो शुरू से लीगी थे, लेकिन 90s मुझे याद है, 90s के इलेक्शन जब हुए तो मेरी उम्र जो थी वो 8 साल थी। तो उस वक्त गलियों मोहल्लों में बिना जूती के पोस्टर लगाना, वो एल्फी के साथ, वो लेवी के साथ पोस्टर चिपकाना, वहां से ये सफर का आगाज हुआ जी, और वो जो आज तक चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। राशिद साहब, यू आर वेरी यंग। आप पहले पीएस थे, फिर आप एक आम कारकुन थे, उसके बाद आप पीएस बने। इस सारे सफ़र के दौरान आपने क्या क्या मराहल तय किए? क्योंकि एक आम पॉलिटिकल वर्कर को लीडरशिप के करीब जाने में वक्त लगता है, उसके लिए ज़ाहिर आपकी स्ट्रगल भी होती है, आपको बड़ी मारें भी खानी पड़ती हैं, बड़ी जगह झगड़े भी होते हैं आपके, ये सब आपके साथ भी हुआ? जी बिल्कुल, ये सफ़र बड़ा लंबा, बड़ा कठिन
और अब देख लें 90 से आज 2023 हो गया, तकरीबन 33 इयर्स। और ये एक सफर बिल्कुल जारी रहने वाला सफर, इसमें कहीं जमूद नहीं आया। उसमें मेरी पढ़ाई रही, पढ़ाई के बाद आपने देखा 99 उसमें जब कू हुआ, उसके बाद जब आपको पता है कि सियासी अमल को रोक दिया गया, शरीफ फैमिली को, हमारे कायदीन को जेलों में, जलावतनियों में, हथकड़ियों में, उस वक्त भी आवाज खामोश नहीं हुई। और मैं लिखता था जी, मैं शायरी करता था, शायरी के जरिए जो है वो अवाम तक अपनी बात पहुंचाता था। ऑल्दो कि आई एम नॉट अ प्रोफेशनल पोएट, बट मैं कुछ ना कुछ लिखता था, वीडियोस ऑडियोस की शक्ल में, पेपर्स की शक्ल में। तो वो सफर उस वक्त जारी रहा। मियां साहब वापस आए, वो फिर भी सफर जारी रहा। हम मुश्किल वक्त के साथी हैं। और अब जब रिसेंटली मियां नवाज शरीफ साहब इलाज के लिए बाहर आए, तो 19 नवंबर 2019, उस वक्त जब मैंने एवन फील्ड के बाहर गया, एक आम कारकुन के तौर पे नारे लगाए, उनको देखा फेस बाय फेस, तो वो एक बड़ा कठिन सफर जेल में तय करके आए थे। अपनी जो जोजा है उनका जनाजा उठा के आए थे। तो जब उनके चेहरे पे मैंने वो गम, वो फीलिंग महसूस की, तो मेरे अंदर से एक आवाज आई कि एक सच्चा बंदा है, इसके साथ बड़ी ज्यादती हुई है पाकिस्तान में। तो उस दिन से जी मैं एवन फील्ड उनके घर के बाहर खड़ा रहा, ना रात देखी ना दिन देखा, मैं ना बारिश ना तूफान, मैं वहां खड़ा होता था जी, वीडियोस बनाता था उनके हक में, बात करता था किस तरह उनके साथ विक्टिमाइजेशन हुई, किस तरह ज्यादती हुई, किस तरह झूठे केस बने। तो मैं पूरा दिन जी, पूरी रात मैं एवन फील्ड के बाहर खड़ा रहता था, लोगों को हकायक बताता था। तो इस तरह से जी, और वहीं नज़म लिखनी, वहीं पे बोल देनी, वहीं सुना देनी। तो ये बस इस तरह से स्ट्रगल जारी रही। तो राशिद भाई, आपकी पहली मुलाकात कब हुई मियां साहब से? 1-on-1 मुलाकात आपको याद होगा जब मुशर्रफ का एग्जाइल था, तो मैं अभी यूके ताज़ा ही आया था। ये 24 अक्टूबर 2006 की बात है जी। उससे पहले तो हम मियां नवाज शरीफ साहब को टीवी पे देखा करते थे, दूर जलसों में कहीं से देखा करते थे, लेकिन वो ड्यूक स्ट्रीट में जो मुस्लिम लीग नून का उस वक्त ऑफिस होता था, 2006 की बात कर रहा हूँ मैं। तो मैंने उस वक्त मियां नवाज शरीफ साहब से हाथ मिलाया, पहली दफा मुलाकात हुई। जाहिर है वो एक सरसरी सी मुलाकात थी, लेकिन बाकायदा मुलाकातों का सिलसिला जी 3 साल कबल मुझे अल्लाह ताला ने, मेरी माँ की दुआ, मेरे बाप की दुआ और मेरी मेहनत, अल्लाह का फजल, कि मुझे मियां नवाज शरीफ साहब के साथ 3 दफा के वज़ीर आज़म के साथ काम करने का मौका मिला। आपको राशिद भाई देखा है टेलीविजन के ऊपर, जलसों के अंदर या पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ में बड़ी काम पर्सनालिटी उनकी लगी है। इवन गुस्सा भी जो है ना उनका बड़े काम अंदाज में देखने में मिलता है। तो आप ज़रा बताएं उनकी पर्सनालिटी के बारे में कि ये कामनेस खास तौर पर। जी बिल्कुल, जैसे बाकी करोड़ों उनके चाहने वाले हैं, वर्कर्स हैं पूरी दुनिया भर में, वो मियां नवाज शरीफ को अपने कायद के तौर पे देखते हैं। मैं भी उनको अपने लीडर, एक कायद की तरह देखता था। जाहिर है आपका पर्सनली इंटरेक्शन उस तरह से नहीं होता है कायद के साथ, आप उनकी तकरीरें सुनते हैं, खिताबात सुनते हैं, आप इंस्पिरेशन लेते हैं। लेकिन यकीन जाने कि मैंने जब उनके साथ काम किया, उनके साथ बैठा, उनके साथ उठा, उनके साथ खाने खाए, उनके साथ गुफ्तगू हुई, यकीन जाने मतलब हर शख्स ने अपना हिसाब देना है। मैंने अपनी 40-41 साल जिंदगी में मियां नवाज शरीफ जैसा, मैं आप ऑन एयर आपसे बात कर रहा हूँ, मियां नवाज शरीफ जैसा हुस्ने इखलाक रखने वाला साबिर आदमी मैंने तो कम से कम अपनी 40-41 साल जिंदगी में नहीं देखा है जी। वो इतने नफीस आदमी है कि उसका 1% भी शायद अभी अवाम तक नहीं पता, अवाम को, या शायद वो खुद भी उस तरह से नहीं है कि वो अपनी शख्सियत को बताने के, वो जिस तरह से चैरिटी के काम करते हैं, जिस तरह से अवाम की खिदमत करते हैं अपार्ट पॉलिटिक्स, तो वो उसको बताने के भी नहीं आते। यहाँ तो लोग थोड़ा सा काम करते हैं तो उसका ढंडोरा पीटते हैं। तो मियां नवाज शरीफ अपनी जात के किए हुए काम, अपने किरदार के किए हुए काम अवाम को बताना भी नहीं चाहते। वो चाहते हैं कि मेरा और अल्लाह का मामला। नजर आता है पाकिस्तान में उनका बहुत काम है, बहुत कंट्रीब्यूशन है। आपने एक नज़म भी लिखी थी नवाज शरीफ साहब के लिए जब वो इलाज के लिए बाहर जाने के लिए तैयार नहीं थे। एक तो मैंने सुना है कि आपका उनको कन्विंस करने में बड़ा रोल था, आपने कैसे उनको मनाया, और जो नज़म लिखी थी अगर वो भी सुना दें आप तो 4 चांद लग जाएंगे आज की इस महफिल को। जी नहीं, मेरा क्या किरदार होना है, वो एक बड़े माशाल्लाह बड़ी शख्सियत है, लेकिन इंसान अपनी कोशिश करता है। वो नज़म बड़ी वायरल हुई थी। और देखें मियां नवाज शरीफ साहब यहाँ आए, इलाज के लिए आए, अल्लाह ताला उनको सेहत दे। जो कुछ उनके साथ पाकिस्तान में हुआ था, तो ये नहीं हो सकता कि हम जिलादों के आगे,
आपको दोबारा फेंक दिया जाए कि जी आप इनको नोच खाएं। वो शख्स जिस मुल्क का वज़ीर-ए-आज़म था, जिसने इस मुल्क को तरक्कियां दी, रोशनियां दी, उसको हम उन जिलादों के आगे फेंक दें जिन्होंने आपसे इलेक्शन चोरी किया, जिन्होंने आप मैं आपको इसकी थोड़ी सी बैकग्राउंड बता दूं कि जब पनामा आया और उसका ड्रामा शुरू हुआ तो मुल्क के हालात क्या थे। बिल्कुल आप अपने दिल पे हाथ रखे, आपकी ऑडियंस सुन रही है कि आप बताएं उस वक्त मुल्क के हालात क्या थे। और जब अप्रैल 22 में लास्ट ईयर जो हुकूमत ली इस शख्स से, उस वक्त मुल्क के हालात क्या थे, तो फैसला आपको करने में बड़ी आसानी हो जाएगी कि एक अच्छे भले चलते हंसते बसते पाकिस्तान को कहां से कहां ला खड़ा किया। तो उन लोगों के आगे हम दोबारा कैसे हो सकता था कि आपका पेट्रोल जो था वो 65 रुपए था, वो 152 पे चला गया। आपका जो बिजली थी 5 रुपए यूनिट थी, वो 17 रुपए यूनिट पे आ गई। आपका आटा तो जो था वो 35 रुपए किलो था, वो 75 रुपए किलो हो गया। चीनी 50 रुपए किलो थी, वो 130 रुपए किलो हो गई। घी 140 रुपए किलो था, वो 470 रुपए का हो गया। ये इन 4 सालों का मुवाजना है जी। सोना 50,000 का तोला था, वो 1,75,000 का तोला हो गया। डॉलर 100 रुपए का था, वो 190 रुपए का हो गया। स्टॉक एक्सचेंज 2017 में 52,000 पॉइंट्स पे थी, वो 34,000 पॉइंट्स पे आ गई। सब्जियां जो 10-10 रुपए में मिलती थी, वो 100 रुपए किलो में मिलती थी। तो अब आप कह रहे हैं कि ये सारा हम लोगों ने भुगता है और एज ए नेशन हम लोगों ने बड़े करीब से इसको ऑब्जर्व किया पाकिस्तान में बैठ के। मुझे एक तो ये नज़म की जो फरमाइश सलमा ने की है ये भी प्लीज़, लेकिन साथ साथ कोई आपका इरादा है पाकिस्तान आके पॉलिटिकल करियर इलेक्शन की तरफ जाने का या यहाँ पर पॉलिटिकल वर्कर की हैसियत से काम करने का? देखिए, जब आप क़यादत के साथ होते हैं, क़यादत की मंशा के साथ काम करते हैं, उनकी रजामंदी के साथ काम करते हैं, फिर जो आपको क़यादत हुक्म करती है आप उसको फॉलो करते हैं। एक कारकुन और ट्रू पॉलिटिकल आइडियोलॉजिकल जो वर्कर होता है, नजरियाती हकीकी कारकुन होता है, वो कभी ओहदों की बात नहीं करता है। उसको जो क़यादत जिम्मेदारी देती है, और जिम्मेदारी आपको पता है एक बड़ा जिम्मेदारी लेना भी एक बड़ा काम है, तो जो भी क़यादत जिम्मेदारी देगी, जिस भी महाज पे क़यादत कहेगी कि आपने यहाँ लड़ना है, हम लड़ेंगे। हमने आपको देखा होगा कि यहाँ लंदन में भी जिस तरह से होता है, हम उनका भी मुकाबला करते हैं। तो कारकुन वही होता है जहां उसे टाई लगाकर बात करने की जरूरत है वो टाई लगा के कर ले, जहां उसे हाथ से बात करने की जरूरत है वो हाथ से भी कर ले। तो वो नज्म तो मैं शायद अभी मेरे उसमें नहीं है, लेकिन मैं आपको 2 शेर सुना देता हूँ उसी लिखे थे। ये भी कोई 4 साल पहले मैंने उस वक्त रजीम जो थी उसमें लिखे थे। ये भी मेरे कायद के नाम है। चौथी बार बिठाएंगे वादा रहा, लेके इज्जत से आएंगे वादा रहा, जो सियासत से माइनस तुझे करते रहे वो सभी घर को जाएंगे वादा रहा, चौथी बार बिठाएंगे वादा रहा। इंशाल्लाह जी। क्या बात है, जबरदस्त। आप तो जबरदस्त शायर भी है राशिद साहब। अब थोड़ा सा